हे बच्चा लोग, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है पैराजंबल। इस चैप्टर को आगे ले चलने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात करना चाहता हूं और इस चैप्टर के विषय में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। देखो, यूजुअली लोग मानते हैं कि पैराजंबल जो है वो सॉल्व नहीं किया जा सकता आसानी से। पैराजंबल कम्प्रिहेंशन का एक हिस्सा है। जब तक आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है तब तक आप पैराजंबल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पैराजंबल 100% एग्जाम में सॉल्व नहीं किया जा सकता है अगर आप मीडियोकर स्टूडेंट है। तो अगर आप बहुत ब्रिलियंट है, इंग्लिश पे आपकी अच्छी खासी कमांड है, तो आप 100% कर सकते हो या एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है। सो मैं इस चैप्टर के माध्यम से आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही तरीके से उसकी बेसिक्स में जाके अच्छे से पढ़ाई करोगे तो पैराजंबल आप 100% सही कर सकते हो। इसके लिए आपको पैराजंबल को उसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जो उसका लॉन्गर वर्जन है पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। अब इसमें अगर आप YouTube पे वीडियो सर्च करो या फिर किसी और जगह पे वीडियो सर्च करो, आपको कुछ कुछ वीडियोस मिलेंगे, वो पर आधे हैं, अधूरे हैं, लेकिन आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से मैं आप लोगों की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इसमें मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है, क्योंकि मैं जब पैराजंबल सॉल्व कर रहा था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए मैंने बहुत सारा रिसर्च किया था। उस रिसर्च को मैं छोटे से वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में कंपाइल नहीं कर पाऊंगा। मुझे थोड़ा सा समय चाहिए होगा आपको प्रॉपर पैराजंबल एक्सप्लेन करने को लेके। इसके लिए मैं मान के चलता हूं कि 10 सेशन मुझे आपको डिलीवर करने पड़ेंगे। यूजुअली 40 से लेके 45 मिनट का सेशन होगा पर सेशन। इतना सेशंस अगर मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद अगर मैं 200 क्वेश्चन के आसपास आपको प्रैक्टिस करा दूं या आप खुद 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तो आप पैराजंबल पे 100% कमांड बना पाओगे। सो बहुत ध्यान से पैराजंबल के टॉपिक को समझिएगा। मैंने पैराजंबल को कोशिश किया है कि इस तरीके से कंपाइल करूं कि स्टेप वाइज स्टेप आप आगे बढ़ो और धीरे धीरे आपका कमांड बन जाए। तो सबसे पहले हम पैराजंबल को अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज पैराजंबल, और पैराजंबल जब एग्जाम में आपके आता है तो क्यों पैराजंबल आपसे पूछा जाता है। पैराजंबल कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है। पैराजंबल जब एग्जामिनेशन में आपके सामने रखा जाता है तो एग्जामिनर हमेशा ये जानना चाहता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ कितनी अच्छी है। क्योंकि यूजुअली एसएससी का एग्जाम क्रैक करने के बाद आप अच्छी पोस्टों पे बैठते हो, वहाँ पे ज़्यादातर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का काम जो होता है वो इंग्लिश में होता है। तो क्या आप सही से पढ़ पा रहे हो, क्या सही से अंग्रेजी लिख पा रहे हो? अगर ये कर पा रहे हो तो आप एलिजिबल हो पोस्ट के लिए। तो ये उनका एक पैरामीटर है जिसपे वो क्वेश्चन डालते हैं और आपको चेक करते हैं। सो हम अपने एग्जाम के हिसाब से पैराजंबल को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, पैराजंबल क्या है। पैराजंबल बच्चा कुछ नहीं है। जो आप पढ़ते हो ग्रामर जब स्टार्टिंग में, तो आपका वर्ड से स्टार्ट होता है, बेसिकली लेटर से स्टार्ट होकर पैराग्राफ तक पहुंचता है। तो इस पैराजंबल के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सेंटेंस के छोटे छोटे टुकड़े काट के रखे जाते हैं या पैराग्राफ के छोटे छोटे टुकड़े काट के रखे जाते हैं। सेंटेंस का अगर छोटा छोटा टुकड़ा काट के रखा जाएगा तो आपको अलग अलग ऑप्शन में पार्ट ऑफ स्पीचेज मिलेंगे। किसी में नाउन मिलेगा, किसी में एग्जेक्टिव मिलेगा, या फिर सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं आपके, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बनाते हैं, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में हम कई सारे क्लॉजेज रखते हैं। तो उन क्लॉजेज को, उन इंफ्रास्ट्रक्चर को, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्रेक करके रखा जाता है। उन्हीं को हमें समेट के उनको राइट ऑर्डर में लगाना होता है। इसी तरीके से अगर हम पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ का भी एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। पैराग्राफ में कई सारे सेंटेंसेस मिलाए जाते हैं, फिर उसको एक कंप्लीट पैराग्राफ बनाया जाता है। तो पैराग्राफ बनाने का भी एक बेसिक पैटर्न है कि आप इसी तरीके से सेंटेंस को कंबाइन करोगे तो आप पैराग्राफ सही बनाओगे। तो जब वो पैराग्राफ ब्रेक किया जाता है तो आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी कि सेंटेंस का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पैराग्राफ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। अगर सेंटेंस का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है तो पैराजंबल आपके लिए आसान है। पैराग्राफ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पता है तो आपके लिए पैराग्राफ को कंबाइन करना बहुत आसान होगा। अब यूजुअली होता क्या है कि जो आपको टीचर पढ़ा रहे होते हैं, या तो उन्होंने इतनी रिसर्च नहीं कर रखी होती है, या फिर मतलब एक सर्टेन लिमिट पे जाके उनका दायरा छोटा हो जाता है। यूजुअली एसएससी के सेगमेंट में पढ़ाने वाले टीचर मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रखा है, बहुत सारे टॉपिक को उन्होंने कमांड बना रखा है, पर स्टिल पैराजंबल की प्रॉब्लम है अक्रॉस द नेशन। अगर आप एसएससी के मार्केट को देखें, अगर आप बैंक के मार्केट को देखें, जो है इन एग्जामिनेशन की तैयारी कराने वाले जो टीचर हैं उन्होंने पैराजंबल पे अच्छा खासा रिसर्च नहीं किया है, और मैंने थोड़ी मेहनत करने की कोशिश की है। तो चलो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि पैराजंबल जो आपके एग्जाम में आते हैं वो पैराजंबल एक्चुअली कैसे आते हैं। देखो, पैराजंबल दो तरीके का आपका पूछा जाता है एग्जाम में। आपके पैराजंबल जो है
आते हैं। एक तो आपका सेंटेंस ब्रेक करके रखा जाता है और दूसरा जो है आपका पैराग्राफ ब्रेक करके रखा जाता है। इसमें भी टाइप आता है। सेंटेंस देखो होता क्या है, अगर सिंपल सेंटेंस ब्रेक किया जाएगा तो जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बहुत सिंपल होता है। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर ब्रेक किया जाता है तो जो क्वेश्चन होता है वो उसको आप डिफिकल्ट बोल सकते हो, क्वेश्चन को आप हार्ड बोल सकते हो, या क्वेश्चन को आप मीडियोकर रेंज में बोल सकते हो। इसी तरीके से पैराग्राफ सिंपल पूछा जाता है, पैराग्राफ जो है आपका कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर इनका परसेंटेज जानने की कोशिश करोगे एग्जाम में कितना परसेंटेज रहता है, तो फेज 1 में 2 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन आते हैं आपके मेंस के पेपर में, टोटल 22 क्वेश्चन आते हैं। फेज 1 का जो क्वेश्चन होता है वो यहां से पूछा जाता है और यहां से पूछा जाता है। फेज 1 में यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मेंस के पेपर में क्या होता है, मेंस के पेपर में यहाँ पे 3 से लेके 4 क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ठीक है। तकरीबन 10 से लेके 10 क्वेश्चन के आसपास से यहां तक पूछा जाता है। टोटल मिला के तकरीबन 14 क्वेश्चन हो गए और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे रहता है और 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे रहता है। ऐसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो जो बच्चे अगर ठीक से प्रैक्टिस कर ले जाते हैं तो वो 3-4 क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी 20 में से 16 क्वेश्चन वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और फेज 1 के दोनों क्वेश्चन अच्छा कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आप सिस्टम से किसी चीज को पढ़ते हो, सिस्टम से किसी चीज के साथ जाते हो तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। अब देखो जो आपके एसएससी के एग्जाम में है, जो आपके पैराजंबल क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो 2 तरीके से पूछा जाता है। एक पैटर्न ये होता है जब सिर्फ आपको पी ऑप्शन दिया रहता है, क्यू दिया रहता है, आर दिया रहता है, एस दिया रहता है, इनको अरेंज करना होता है। दूसरा पैटर्न ये होता है कि आपको पहला स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि ये पहला स्टेटमेंट है, ये फिक्स है, इसमें आपको चेंज नहीं करना है, और 6वां स्टेटमेंट है ये भी आपका फिक्स है। इसके बीच में आपको पी, क्यू, आर और एस दिया जाता है। इनको आपको इनकी हायरार्की सेट करनी होती है कि पहले के बाद कौन से आएगा और 6वें से पहले कौन आएगा और आपस में इनकी क्या हायरार्की लाइन रहने वाली है। तो ये 2 तरीके का पैटर्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर 2019 के एग्जाम की बात करें तो 2019 में मेंस के एग्जाम में सिर्फ पी, क्यू, आर, एस का पैटर्न पूछा गया है। पैटर्न दोनों आसान होते हैं, पैटर्न कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। अब बात आते हैं कि अगर पैराजंबल में इस तरीके की चीजें आती है तो पैराजंबल को सॉल्व कैसे करते हैं। पैराजंबल में ऐसा क्या चीज है कि लोग बोलते हैं पैराजंबल का कोई रूल नहीं होता है, पैराजंबल के जो है सिर्फ लॉजिक होते हैं, या फिर आपको उसकी मीनिंग निकालने आती है तभी आप पैराजंबल सॉल्व करते हो। देखो, अगर आपको किसी चीज का सेंस समझ में आता है, अगर आपको मीनिंग अच्छे से समझ में आ रही है तो चीजें करना आपके लिए बहुत आसान होता है। जैसे हम बात करते हैं कि हिंदी, अगर हम हिंदी भाषा स्टूडेंट है, हमें हिंदी अच्छे से आती है, अगर 4 लाइनें अगर हमारे सामने तोड़ के रख दो तो हमको इमीडिएटली पता चल जाएगा बगैर रूल के कि पहले के बाद दूसरा कौन आना चाहिए, तीसरा कौन आना चाहिए, चौथे। क्योंकि हिंदी हमारे लिए जो हिंदी भाषी बच्चे लोग हैं, हम 99% टाइम हिंदी ही इस्तेमाल करते रहते हैं। तो उसी तरीके से जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले बच्चे होते हैं उनके लिए इंग्लिश बहुत आसान होती है। वो सेंटेंस पढ़ते वक्त ही उनको पूरा का पूरा सेंस और लॉजिक लग जाता है और वो आसानी से जो है फॉर्म कर लेते हैं। तो पैराजंबल उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पैराजंबल उनको पढ़ाने की जरूरत पड़ती है जो हिंदी भाषी के बच्चे हैं। मतलब वो क्या काम करते हैं, वो एसएससी के तैयारी के दौरान बहुत सारा जो है ग्रामर रटते हैं, बहुत सारा वोकैब रटते हैं, ये सब तो रट लिया जाता है। फिर बात जब पैराजंबल पे आती है तो यहाँ पे आती है लॉजिक। और पूरे 8 महीने, 9 महीने या 10 महीने के तैयारी के दौरान सेंस उतना डेवलप नहीं हो पाता जितना सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों का सेंस डेवलप रहता है। तो उन बच्चों के लिए क्या है, कुछ ऐसा तरीका इजाद करना पड़ा जिससे वो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के पैरेलल अच्छा स्कोर कर सके पैराजंबल के सेक्शन में। सो हम लोग चलते हैं। देखो, पैराजंबल सॉल्व करने के लिए चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, अगर ये तरीका अगर इस्तेमाल करता है तो जैसे अगर सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लॉजिक लगाने में, पैटर्न लगाने में, अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसे 1 मिनट अगर 2 मिनट लगता है तो ये पढ़ लेने के बाद उन बच्चों को जो समय लगेगा, किसी को 10 सेकंड लगेगा, किसी को 15 सेकंड लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनको सेंस पता है। उनको तो सिर्फ की पॉइंट्स देखने हैं या उनको पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही है गलत है, वो और जल्दी कर लेंगे। और जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे, उनको थोड़ी मेहनत पड़ेगी, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आसानी से जो चीजें आ जाती है। तो पैराजंबल सॉल्व करने का जो सबसे पहला फंडा है, वो फंडा आपको याद रखना है कि देखो, एक चीज है, आपको सबसे पहले एक चीज आनी चाहिए, पेयरिंग, और दूसरा जो होता है वो होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पेयर बनाया, ठीक है, पेयर बनाया ए बी, और आपके ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, और आपने एक पेयर बना लिया ए बी और किसी ऑप्शन में ए बी की जगह बी ए दिया हुआ है, ये ऑर्डर दिया हुआ है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ऑप्शन ए आपका हो नहीं सकता।
अगर किसी ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है कि बी ए ऑप्शन यहाँ पे है, ये भी नहीं हो सकता। अगर कोई ऑप्शन दिया बी और ए डिस्टेंस पे है तो ये भी नहीं हो सकता। जिस ऑप्शन में आपको ए बी का ऑर्डर दिया हुआ होगा वही वाला ऑप्शन बच्चा आपका करेक्ट होता है। तो ये पेयर बनाने का तरीका होता है। अगर आपने पेयर बना लिया तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। एसएससी के एग्जाम में अगर आपने एक पेयर बना लिया, एसएससी के एग्जाम में अगर आपने एक पेयर बना लिया तो कम से कम में 40% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। पेयर कैसे बनाना है इज द डिफरेंट थिंग, पेयर कैसे बनाना है इज द डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर एक आपने पेयर बना लिया तो 40% क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व हो जाता है। अगर आपने 2 पेयर बना लिया तो मान के चलो आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे एसएससी में। अगर मैं ये बोलूं कि 2 पेयर के बाद कई बार तीसरा पेयर जानने की जरूरत पड़ती है, अगर तीसरा पेयर है तो आप ऐसे समझो कि 100% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो 2 पेयर अगर आपने बनाना सीख लिया है, इसका ये मतलब है कि आप सारा का सारा जो है क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है वो चैलेंज रहता है पेयर बनाने का। पेयर कैसे बनाएं हम? एसएससी के एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आता है, बैंक के एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आता है, उसके में पेयर कैसे बनाए, क्योंकि आप यहां पे एक चीज देख रहे हो कि अगर आपने पेयर बना लिया, एक पेयर बनाया तो 40% क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर जाओगे, 2 पेयर बनाया तो 90% क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर जाओगे, और तीसरा पेयर जरूरत पड़ी तो मतलब 100% क्वेश्चन लग जाएगा अगर 3 पेयर आपने बना लिया तो पेयरिंग करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक चीज यहां पे समझने की कोशिश करो, पेयर बनाने के लिए इतने अप्रोच है। मतलब अगला सवाल यह था कि पेयर कैसे बनाएंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन सर आपने बता दिया पेयर बना लो, कहने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन सर जब क्वेश्चन आता है तो पेयर वेयर नहीं बनता है, लॉजिक ढूंढते रहते हैं, सेंस ढूंढते रहते हैं, पेयर नहीं बनता है। सो पेयर कैसे बनाना है? पेयर बनाने के लिए इतने सारे अप्रोचेस हैं। मैं नाम पढ़ता हूं, जैसे सबसे पहला नाम पढ़ रहा हूं मैं, बेसिक स्ट्रक्चर अप्रोच। बेसिक स्ट्रक्चर में मैं एक हल्का सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे हमने अगर हम बात करें सेंटेंस की, बात ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं सेंटेंस की तो आपने एक चीज पढ़ा हुआ है कि सेंटेंस का सबसे सिंपल जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वो होता है वर्ब, और इसके बाद जो होता है ये आता है आपका ऑब्जेक्ट। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बात आपने पढ़ी है। सो अगर आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पता है तो आपको पता है वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो पॉसिबल केस है कि इसी सिंपल से फंडे पे आपका एक आध क्वेश्चन निकल जाता है, इसी सिंपल फंडे में आपको एक पेयर मिल जाता है। हमेशा नहीं होता है, लेकिन कई बार होता है कि बहुत कम समय में अगर ये चीज़ पता है और ये चीज़ देखने का तरीका अगर आपको पता है और अगर इस पर प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको बहुत सारा समय आपके एग्जामिनेशन में बच जाता है। क्योंकि असली जो लड़ाई होती है आपके एग्जाम में, सबसे पहले तो आपको आना चाहिए, और अगर आपका आ रहा है तो जल्दी से आना चाहिए, मतलब कम समय में क्वेश्चन करने आना चाहिए। एसएससी के एग्जाम में ये लड़ाई सबसे बड़ी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिकली ये होता है, पहले तो आपको आना चाहिए, उसके बाद आपको जल्दी आना चाहिए। अगर जल्दी नहीं आता है तभी भी आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे। इसके बाद जो दूसरा अप्रोच है वो है एनपी अप्रोच या एनपीए अप्रोच। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एनपी अप्रोच या एनपीए अप्रोच मैं बात कर रहा हूं तो एन मतलब नाउन, पी फॉर प्रोनाउन और ए फॉर एग्जेक्टिव, ये अप्रोच का नाम है। चौथा अप्रोच है आर्टिकल अप्रोच। ये हम चलेंगे कि आर्टिकल को देख के हमें पेयर कैसे बनाना है। पांचवा है हमारा प्रीपोजिशन का अप्रोच, प्रीपोजिशन को देख के हमको पेयर कैसे बनाना है। छठवां है कंजंक्शन का अप्रोच की कंजंक्शन देख के हमको पेयर कैसे बनाना है। सातवां है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है ऑर्डर, मतलब अगर कोई चीज पास्ट में घटी है तो वो पहले आनी चाहिए, कोई चीज जो है अगर प्रेजेंट में घटी है तो वो पास्ट के बाद आना चाहिए, और अगर कोई चीज फ्यूचर में अगर घटने वाली है तो ये सबसे बाद में आना चाहिए। ये इसका हायरार्की लाइन होगा, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी अप्रोच में इस चीज को कैसे हम अप्लाई करेंगे, हम एग्जांपल के थ्रू जब अप्रोच पढ़ेंगे वहां पे सीखेंगे। इसके बाद एक्रोनिम अप्रोच। एक्रोनिम अप्रोच कई क्वेश्चन में बड़ा कारगर रहता है पेयर बनाने में। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने किसी सेंटेंस के अंदर लिख दिया महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, और फिर इसके बाद किसी ऑप्शन में लिख दिया मैंने मिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी। तो इसमें एक फंडा होता है कि फुल जो नेम होता है, फुल जो नेम होता है, फुल नेम पहले आता है। और अगर हम बात करें एक्रोनिम, एक्रोनिम का मतलब एब्रीविएशन, छोटा पार्ट, उसका छोटा रूप। मिस्टर गांधी महात्मा गांधी का एक्रोनिम है, एब्रीविएशन है, तो ये बाद में आता है, फुल नेम पहले आता है। तो यहां ये हमें मदद करता है एलिमिनेशन में। ये सारे के सारे जो अप्रोचेज हैं ये हमको मदद करते हैं
ये हमको मदद करते हैं पेयर बनाने में, एलिमिनेट करने में। जैसे हमको ये पता चल गया कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो बी के बाद आएगा, ठीक है, तो हम वो सारे के सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे जिसमें ए बी के पहले आया हो, तो ये बहुत मदद करता है। इसके अलावा देखो HT अप्रोच है, TWA अप्रोच है, OCS अप्रोच है, KWA अप्रोच है और SA अप्रोच है। बेसिकली यहां से यहां तक की जो अप्रोच है, इन्हीं अप्रोचेज को मिला के इनको नाम दिया गया है। तो आपको जो बेसिकली सीखना है, ये 8 टाइप के अप्रोचेज सीखने हैं। कितना सीखना है? 8 टाइप के टोटल अप्रोचेस सीखने हैं। इन 8 टाइप के टोटल अप्रोचेस से आपका जो काम है वो हो जाएगा, आपके एग्जाम का हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग 1 बाय 1 करके इन अप्रोचेस की तरफ मूव करते हैं। इन अप्रोचेस की तरफ मूव करेंगे और इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं कहां पे? सबसे पहले हम मूव करते हैं कि पेयरिंग हमको कैसे हेल्प करता है। इसको जरा कुछ एग्जाम्पल्स से देखने की कोशिश करते हैं। अगर हमको लेट्स फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक पेयर BA बना लिया, हमने सारे 8 अप्रोचेज हमारे पास है, उन 8 अप्रोचेज को अप्लाई किया, जिसमें से हमें क्वेश्चन के अंदर ये मिल गया कि B और A साथ में आना चाहिए, B और A साथ में आना चाहिए। और हमारे पास जो ऑप्शन है, इस तरीके के ऑप्शन हो सकते हैं। मैंने 2 केसेस लिए हैं, 2 से ज्यादा केसेस हो सकते हैं, समझने के लिए 2 केसेस काफी थे। केस 1 में हमने देखा कि हमें ऑप्शन दिया है DABC और दूसरा ऑप्शन दिया है ACD, और यहां पे B आना चाहिए, ये नहीं है, ACDB और फिर CBAD और फिर DBAC। ये 4 तरीके के पहले केस में ऑप्शन हमें मिल सकते हैं। अब हमको ये पता चल गया है कि B और A का पेयर बनेगा, मतलब BA साथ में आएगा। जरा ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे AB दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आप आसानी से एलिमिनेट कर देंगे अगर आपने एक पेयर ढूंढ लिया है। अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा, हमें पता है B और A साथ में आना चाहिए, यहाँ पे B लास्ट में, A पहले, मतलब ये ऑप्शन भी हो नहीं सकता। अब यहाँ पे देख रहे हो कि BA और BA यहाँ पे है, इसका ये मतलब है कि एक पेयर निकालने से 2 पार्ट आपका एलिमिनेट हो गया। 2 पार्ट में अब आपको ये डिसाइड करना होगा ये वाला पार्ट सही होगा या ये वाला पार्ट सही होगा। तो ये अप्रोच लगाने से, एक पेयर फाइंड आउट करने से आपको 50% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 50% क्वेश्चन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। एक केस ये आता है एग्जाम में, एक केस और आता है, केस 2 जैसे है। अब जैसे ये ऑप्शन इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है, BADC, ACDE, DE की जगह DB कर दो, ठीक है, CABD, DABC। अब इसमें जरा ध्यान से देखोगे, यहां पे हमारा BA है जो कि हमने पेयर बनाया हुआ है। यहां पे देखिए हमारे पास नहीं है वो पेयर, यहां पे देखिए वो पेयर नहीं है, और यहां पे भी देखिए वो पेयर नहीं है। अब एक बात ये देखो कि आपने सिर्फ एक पेयर फाइंड आउट किया, इस एक पेयर की वजह से आपका सारा का सारा जो है क्वेश्चन लग गया। अब मैं आपको बताता हूं 2017 के मेंस पेपर की बात। 2017 के मेंस के पेपर में 20 में से 17 क्वेश्चन इस स्टाइल में आया हुआ था। 20 में से 17 क्वेश्चन सिर्फ इस स्टाइल में आया था। आप एक पेयर निकालो, क्वेश्चन सॉल्व। 2017 का मैथ का पेपर सीजीएल मेंस का सबसे डिफिकल्ट था, और इंग्लिश का पैराजंबल का सेक्शन सबसे ज्यादा आसान था, क्योंकि जिन लोगों ने ये चीज पढ़ रखा था, पेयर बनाना पढ़ रखा था, उनके लिए बहुत मजाक की बात थी, बहुत ज्यादा मजाक की बात थी। तो इस तरीके के आपके पेयर्स आते हैं। इसमें एक पॉसिबल केस ये है कि इसमें देखो 2 बार आपका पेयर आया है, इसमें सिर्फ 1 बार आया है। पॉसिबल केस हो सकता है किसी ऑप्शन में 3 बार भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर जो एक पेयर बनाने के बाद सिर्फ यही 2 केसेस देखने को मिलते हैं, ये वाला केस देखने को नहीं मिलता है। 2 ऑप्शन आसानी से एक पेयर बनने के बाद एलिमिनेट हो जाता है, और अगर दूसरा पेयर बना दिया तो बचे हुए 2 ऑप्शन भी आपके उसमें से आप डिसाइड कर लेते हो कि ये वाला गलत है, ये वाला सही है। अब मैं आपको क्या काम करता हूं बच्चा, अब मैं सबसे पहला अप्रोच जो मैंने बोला बेसिक स्ट्रक्चर अप्रोच, मैं उस पर लेके चलता हूं विथ एग्जाम्पल। आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन कैसे आता है, अप्लाई कैसे करना है। सो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा क्या बोलता है। अगर मैं सेंटेंस टाइप की बात करूं तो सेंटेंस हमने सीखा था कि सेंटेंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें एक और भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अगर आपने कहीं पे प्रीपोजिशन देखा है तो प्रीपोजिशन देखने के बाद आपको पता है ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपने पूरा का पूरा ग्रामर सही से पढ़ रखा, अगर मेरी क्लासेस ले रखी है तो मैंने इसी तर्ज पे पढ़ाया है। मुझे बाकी टीचर का नहीं पता है कि अगर आपने बाकी टीचर से पढ़ रखा है, आप मेरी पैराजंबल की क्लास देख रहे हो तो आपने किस तर्ज पे पढ़ रखा है। जो मेरे लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे इसी तर्ज पे आपको शुरुआती दौर से ही पढ़ाए गए हैं।
अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, आपके सामने है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, ये कौन सा वैरायटी है जिसमें पहला और छठवां दिया हुआ है और PQRS आपको अरेंज करना है। पहली लाइन है हैप्पीनेस। देखो हैप्पी से बना हुआ हैप्पीनेस, दिस इज द नाउन फॉर्म। क्या है? ये आपका नाउन फॉर्म है। यहां पे आपको ये पता है ये लाइन आपका फिक्स है हैप्पीनेस। तो जैसे ही आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो तो सब्जेक्ट आपका नाउन आपको मिल गया, ठीक है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इसका डिफिकल्ट वर्जन होता है, मतलब सबसे इजी वर्जन ये है। अगर हम डिफिकल्ट वर्जन की बात करें कि इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करें, तो जो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन लगा के आप यहां पे एडजंक्ट ऐड करते हो। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट के विषय में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पास करते हो, सब्जेक्ट के विषय में थोड़ा इंफॉर्मेशन पास करते हो, देन उसके बाद उसका एक्शन बताते हो और किसके ऊपर असर पड़ने वाला है वो आप बात बताते हो। तो इसका इजी वर्जन ये है, इसका कॉम्प्लेक्स वर्जन ये है। अब यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे लिखा हुआ है हमारा हैप्पीनेस नाउन, और नाउन के बाद आप ऑप्शन देखना स्टार्ट करो। यहां लिखा हुआ है ऑफ रिलैक्सेशन और रिलीफ, ठीक है, ऑफ रिलैक्सेशन और रिलीफ। हैप्पीनेस के बाद क्यू ऑप्शन दिया हुआ है इंटेंस इनकन्वीनियंस और इज द फीलिंग, दिस इज द वर्ब, दिस इज द वर्ब, इज द फीलिंग। उसके बाद लिखा विच कम्स आफ्टर द फीलिंग ऑफ, एस दिया हुआ है विच कम्स आफ्टर द फीलिंग ऑफ। फिर छठवां दिया हुआ है डिस्कम्फर्ट और पेन। तो आपको यह पता है दिस इज द नाउन, नाउन के बाद या तो हम किसी कनेक्टर की मदद से उसके विषय में इंफॉर्मेशन पास करेंगे, हैप्पीनेस को डिफाइन करेंगे, देन वर्ब लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट। ये इसका कॉम्प्लेक्स वर्जन है। यहां पे कॉम्प्लेक्स वर्जन नहीं है, यहां पे इजीएस्ट वर्जन है, क्योंकि हैप्पीनेस को और डिफाइन नहीं किया गया है। हैप्पीनेस के विषय में यहां पे इंफॉर्मेशन नहीं है। हैप्पीनेस ऑफ समथिंग, हैप्पीनेस ऑफ समथिंग ये अलग बात हो गई, ठीक है। हैप्पीनेस ऑफ रिलैक्सेशन और रिलीफ, रिलैक्सेशन और रिलीफ का हैप्पीनेस नहीं होता, ये स्टेट होता है। रिलैक्सेशन और रिलीफ की एक स्टेट होती है। हैप्पीनेस आपका नाउन है और यहां पे ये है वर्ब। तो आपको यहां पे एक पेयर मिलेगा बच्चा वन के साथ आर का, वन के साथ आर का। तो यहां से आपको ये पता चलेगा कि जिस ऑप्शन में वन के बाद आर है वही हमारा पार्ट जो है सही होगा, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है करेक्ट नहीं होगा। और यहां पे सिर्फ एक ऑप्शन आपको ये दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द राइट ऑप्शन। इसके अलावा आर से कहीं पे स्टार्टिंग है ही नहीं है। इसका ये मतलब है कि क्वेश्चन इसी को देखते वक्त ही सॉल्व हो जाता है। तो एक पेयर आपने बनाया वन के साथ आर का, और ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ है कि क्वेश्चन आगे आपको लगाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसमें कई सारे और चीजें हैं जो आपको कनेक्ट करता है। जैसे अभी आप आगे चल के पढ़ोगे तो आगे चल के क्या पढ़ोगे, आगे चल के पढ़ने वाले प्रीपोजिशन अप्रोच, ठीक है। प्रीपोजिशन अप्रोच में हमको हमेशा ये देखना होता है कि प्रीपोजिशन जो है कहां पे इंड हो रहा है। अगर कोई स्टेटमेंट प्रीपोजिशन पे इंड हो रहा है, जैसे यहां पे लिखा फीलिंग ऑफ, तो फीलिंग ऑफ समथिंग, तो फीलिंग ऑफ के बाद ऑफ नहीं आएगा, फीलिंग ऑफ के बाद इंटेंस इनकन्वीनियंस आएगा। फीलिंग ऑफ समथिंग, फीलिंग ऑफ इंटेंस इनकन्वीनियंस। यहां पे इज दिया हुआ है तो आ नहीं सकता, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन के बाद आपका जो है ऑब्जेक्ट आता है, जो कि नाउन प्रोनाउन हो सकता है। तो इज तो है नहीं, ऑफ तो है नहीं, ये दोनों, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका नाउन जो यहां पे आएगा। और विच ऑलरेडी कनेक्टर है तो कनेक्टर आता नहीं है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। तो एस के साथ जो है वो आपका क्यू भी एक क्या होगा, पेयर बनेगा। एस के साथ क्यू आपका अगर पेयर बनेगा तो बच्चा एक बात समझो कि जरा इसमें देखो क्या एस क्यू के साथ पेयर बना रहा है, पेयर बना रहा है। वैसे आपके एक ही ऑप्शन से क्वेश्चन लग गया, लेकिन अगर आर के साथ कोई और स्टेटमेंट, मान लो इसको भी अगर मैं बोलता एस यहां लगा दो, अगर आर से स्टार्ट हो जाता फिर तो कंफ्यूजन की बात हो जाती, फिर आपका प्रीपोजिशन अप्रोच काम कर रहा था। इसके अलावा यहां पे जो एस दिया हुआ है, विच जो है होता है रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, किसी ना किसी चीज को रिलेट कर रहा होता है। तो यहां पे आप प्रोनाउन अप्रोच लगाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन अप्रोच लगाएंगे, तो आप आसानी से इसका पार्ट जो है कनेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे कई सारे अप्रोचेज होते हैं, लेकिन यहां पे हम फोकस किस पे कर रहे हैं, यहां पे हम फोकस कर रहे हैं सबसे पहले पेयर करने को लेके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन के पेयर बन जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हम सिर्फ अभी पेयर बनाने पे देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं। पहले आपको क्या सीखना है कि आप पेयर बना पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप दो पेयर बना पाए तो हर तरीके का क्वेश्चन लग गया। तो पेयर बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पेयरिंग सीखनी पड़ेगी कि आप पेयर कैसे बना रहे हो। जैसे इस क्वेश्चन में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आपको पता है 1 और 6 वाला
पैटर्न है, तो ये आपका क्या है, ये आपका फिक्स है, ये जम्बल्ड नहीं है, ये अपनी पोजीशन पे बना रहेगा। ये क्या है, ये है नाउन, ये है नाउन। नाउन के बाद देखो दो पॉसिबल केसेस आ सकते हैं, इसके विषय में और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में और इंफॉर्मेशन यहां पे मिले। और इंफॉर्मेशन जो मिलती है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, वो हम एडजंक्ट के थ्रू देते हैं, एडजंक्ट के थ्रू देते हैं। ठीक है, एडजंक्ट किसी चीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में प्रीपोजिशन से कनेक्ट करके आप इसके विषय में और इंफॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक है, और दूसरा तरीका ये होता है कि दिस इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप इसका एक्शन बताइए कि क्या ये नाउन एक्शन कर रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है तो ये फिक्स है। इसके बाद आपको देखना होगा, ढूंढना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल बाई ऑर्गेनाइजिंग एंड, यहां पे लिखा हुआ है बाई ऑर्गेनाइजिंग एंड, उसके बाद लिखा हुआ है डिस्प्लेड, तो दिस इज द वर्ब, दिस इज द वर्ब। उसके बाद आर लगा है लीडिंग सिविल डिसओबीडियंस, लीडिंग सिविल डिसओबीडियंस, तो इसका ये मतलब होगा ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऐसा नहीं है, लीड करते हुए, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहां पे सिविल डिसओबीडियंस को लीड करते हुए। अगर आपने जिरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे आपको पता होगा कि वर्ब की आईएनजी जो फॉर्म होती है वो इस्तेमाल होती है एज पार्टिसिपल, और वो जो पार्टिसिपल होता है उसके अंदर जो क्वालिटी होती है वो एग्जेक्टिव की क्वालिटी होती है। जब वर्ब से हम एग्जेक्टिव बनाते हैं तो ये रोल यहाँ पे जो प्ले कर रहा है वो एग्जेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। सो यहाँ पे लीडिंग वर्ब नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद लिखा हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल एज ए कैपेबल ऑर्गेनाइजर एंड ए मास्टरफुल लीडर। अब यहाँ पे एज लगा हुआ है, आपको ये पता है कि ये कनेक्टर है, किसी ना किसी चीज को कनेक्ट करेगा। तो आपको ये बात पता चल रही है कि नाउन हमारा फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, और नाउन अगर फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, इसके बाद जो हमारा आना चाहिए वो इसका एक्शन आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। तो नाउन के बाद अगर हम इसका एक्शन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारा इस हिसाब से वन के साथ क्यू का पेयर बनना चाहिए। वन के साथ क्यू का पेयर अगर आप खास करके देखोगे सिर्फ एक ऑप्शन में है QSPR, और आपका क्वेश्चन यहां से लग गया। ये SSC CGL में आए हुए क्वेश्चन है। तो इस तरीके के आपके SSC के एग्जाम में जब जाते हो तो इस तरीके का एक पेयर बनाने पे आपका 40% क्वेश्चन जो है वो हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने इन्हीं अप्रोचेज को सॉल्व कराते कराते 2019 के मेंस के CGL के क्वेश्चन लेने वाला हूं, जिसको आप देखोगे कि बहुत आसानी से आप क्या करोगे, आप पेयर बना लोगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले अप्रोच के लिए, जिसमें मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं नाउन प्रोनाउन, ठीक है, और नाउन प्रोनाउन एग्जेक्टिव अप्रोच। अब यहां पे एक बात समझिएगा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने लिखा है कि एक स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना होगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जब आप पैराग्राफ लिखते हो, जब आप एक स्टेटमेंट के बाद दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट लिखते हो और उसको कंबाइन करते हो एक पैराग्राफ के फॉर्म में, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। क्या, जैसे मान लो हमने नाउन मेंशन किया राम, ठीक है, राम का प्रोनाउन मेंशन किया ही, फिर प्रोनाउन मेंशन किया ही। तो अगर हमने 2 बार प्रोनाउन मेंशन किया ही, तो इसका ये मतलब है ये दोनों जो पार्ट है ये इमीडिएटली इसके बाद आएंगे। इसके बीच में अगर ब्रेक आ गया, मतलब अगर हॉल्ट आ गया, ब्रेक का मतलब हॉल्ट आ गया, ठहराव आ गया कि हमने यहाँ नाउन मेंशन कर दिया, फिर इसमें हमने इसका प्रोनाउन ही मेंशन कर दिया, इस वाली लाइन में कोई नाउन या कोई प्रोनाउन नहीं है, तो यहां से फिर आप प्रोनाउन स्टार्ट नहीं कर सकते हो। यहां आप हमेशा इसके बजाय नाउन से स्टार्ट करते हो। पहले फिर से नाउन जिक्र करोगे, फिर प्रोनाउन जिक्र करोगे। इसका ये मतलब ये हो गया कि अगर ऑप्शन ए में बच्चा नाउन दिया हुआ है, बी में अगर इसी नाउन के लिए प्रोनाउन ही दिया हुआ है, सी में अगर कोई इसके लिए प्रोनाउन नहीं दिया हुआ है, कोई प्रोनाउन नहीं है, और ये वाला जो नाउन है इसका भी जिक्र नहीं है, प्रोनाउन का जिक्र नहीं है, इस वाले नाउन का भी जिक्र नहीं है, और डी ऑप्शन में आप वापस से देखो ही लगा हुआ है इसी नाउन के लिए। किसके लिए? इसी नाउन के लिए अगर वापस से ही लिखा हुआ है, तो जब भी ये ऑर्डर बनेगा, ये ऑर्डर क्या बनेगा? ABD बन सकता है या ADB बन सकता है। इन दोनों में कोई नाउन के बाद आ सकता है, लेकिन ये ऑर्डर हमेशा बना रहेगा। ये तीन हमेशा एक साथ रहेंगे, कभी भी बीच में हॉल्ट नहीं आएगा। इस चीज को लेके हमको एग्जाम में पेयर बनाना होता है, और 70% से लेके 80% क्वेश्चन में ये वाला जो रूल है, ये वाला जो अप्रोच है,
ये आपको पेयर बनाने में मदद करता है। 70 to 80% क्वेश्चन में आप इससे एक पेयर बना लेते हो। अब इस पेयर को अप्लाई करने सही से आना चाहिए। यह है नाउन प्रोनाउन अप्रोच। अब प्रोनाउन में एक और चीज आपको पता है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के अलावा जो सबसे ज्यादा कारगर रहता है वो डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये दो बहुत काम आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में आपको एक बात पता रहता है कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आपने देखा हु, होम, विच या फिर दैट, अगर आपने इनमें से कुछ भी देख रखा है, whomever, whoever, whose, तो आपको पता है कि इसके पहले एंटीसीडेंट आता है। क्या आता है? इसके पहले एंटीसीडेंट आता है। इसी एंटीसीडेंट के हिसाब से आगे जो है इंफॉर्मेशन पास होती है। तो अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है तो आपको वो वाला ऑप्शन देखना होता है जहां पे खत्म हुआ होता है इसका एंटीसीडेंट, तो उस वाले ऑप्शन से इस वाले ऑप्शन को मैच करा देते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करूं तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको पता है दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर कहीं पे ये इस्तेमाल है, इसका ये मतलब है कि पहले नाउन आया है जिसको ये डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए बाद में आया, पहले नाउन का जिक्र होगा तभी ये डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए आएंगे, तो उनके साथ इनका पेयर बनाना रहता है। ये आपको ग्रामर पढ़ते वक्त ये चीजें सिखाई गई है, बस उन्हीं को यहाँ पे अप्लाई करने सीखना स्मार्टली। अगर स्मार्टली आप अप्लाई करना सीखोगे बहुत जल्दी क्वेश्चन लगा लोगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके बीच में डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अलावा डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डिमोन्स्ट्रेटिव जो एग्जेक्टिव होता है ये बहुत बड़ा अप्रोच करता है। जैसे मैंने बोलू दिस बॉय, दिस बॉय, इसका ये मतलब है हम दिस बॉय कर रहे हैं तो मतलब किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, मतलब इस लड़के का जिक्र ऑलरेडी कहीं ना कहीं हो चुका है। तो जिसमें इस लड़के का जिक्र पहले हो चुका हुआ है वो वाला सेंटेंस पहले आएगा और डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव वाला जो सेंटेंस है वो बाद में आएगा। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें, बेसिकली चार इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई। एक तो मैंने ये बताया कि नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन हॉल्ट आने के बाद फिर से नाउन इस्तेमाल होना चाहिए, अदरवाइज बीच में हॉल्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा मैंने बताया कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसका एंटीसीडेंट से कनेक्ट करो, ठीक है। और अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो कनेक्ट करो जिसको पॉइंट आउट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है तो उसको कनेक्ट करोगे जिसको वो पॉइंट आउट कर रहा है। अब चलो हमने बता तो दिया, एग्जाम्पल भी तो हो जाए, क्योंकि एग्जाम्पल होगा तो आप उसे अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है CGL 2019 मेंस का सवाल। बस ध्यान से इसको पढ़िएगा और इसमें सिर्फ आपको पेयर ढूंढना है, क्योंकि ये बड़े बड़े स्टेटमेंट है तो यहाँ पे पैराग्राफ टाइप का है। एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ को जंबल करके रखा गया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी जो सेंटेंस की, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वो यहाँ पे लगेगा ही नहीं, वो सिर्फ सेंटेंस में लगता है। अगर आपका जो है पैराग्राफ अगर जंबल करके रखा गया है तो वो लगता नहीं है। फिर वहाँ पे आपका नाउन, प्रोनाउन और एग्जेक्टिव, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ए ऑप्शन में बोल रहा है दीज ट्राइब्स। अभी मैं यही बात बता रहा था कि दिस, दैट, दीज और दोज। अब ये आपको एक कीवर्ड मिल गया दीज, ध्यान से देखिएगा कि एक कीवर्ड मिल गया दीज और लिखा हुआ है ट्राइब्स। इसका ये मतलब है कि किसी ट्राइब को पहले मेंशन किया गया होगा, उसके बाद उसको डिमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। तो ये आपका एक हिंट है पेयर ढूंढने में। ए का पेयर आप बनाओगे, फिर आप क्या काम करते हो, पढ़ते हुए जाते हो और ढूंढते रहते हो कि किसी ट्राइब के विषय में कोई जानकारी किसी लाइन में दिया हुआ है, किसी लाइन में दिया हुआ है, तो हम क्या काम करेंगे, हम उसके साथ उसकी मैचिंग करा लेंगे। दीज ट्राइब्स बिलीव दैट दे कैन कम्युनिकेट विथ डेड एंसेस्टर्स ओनली थ्रू लैंग्वेज। इसकी मैं हिंदी मीनिंग भी एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ी मदद मिलेगी आपको समझने में। दीज ट्राइब्स, ये ट्राइब्स विश्वास करते हैं दैट दे कैन, कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने डेड एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज, कि अपने मरे हुए पूर्वजों के साथ थ्रू लैंग्वेज मतलब भाषा के द्वारा वो अपने मरे हुए जो है जो एंसेस्टर है, पूर्वज हैं, उनसे भी क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है टुडे। टुडे लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट भाषाविद जिनको बोलते हैं हिंदी में, लिंग्विस्ट जिनका भाषा पे अच्छा ज्ञान होता है, कॉल सच ए लैंग्वेज, लिंग्विस्ट कॉल सच ए लैंग्वेज। अब ये जो सच लिखा हुआ है ये क्या काम कर रहा है, ये बता रहा है सच ए लैंग्वेज। लिंग्विस्ट विश्वास करते हैं इस तरीके की लैंग्वेज। किस तरीके की लैंग्वेज,
इस तरीके के लैंग्वेज को विश्वास करते हैं आइसोलेटेड लैंग्वेज। तो ये आपको एक बात ये बता रहा है कि भैया कौन सी ऐसी लैंग्वेज है। तो आपको लैंग्वेज भी देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कोई लैंग्वेज मेंशन है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लैंग्वेज मेंशन है जिसका पेयर आप इसके साथ बना सकते हो। जूनी इज द लैंग्वेज स्पोकन बाई ओनली जूनी ट्राइब्स। अब देखो ऑप्शन सी में दोनों बातें आपको मिल गई। जूनी इज द लैंग्वेज स्पोकन ओनली बाई ओनली जूनी ट्राइब्स। जूनी इज द लैंग्वेज, ये क्या बोल रहा है, जूनी लैंग्वेज है जो कि जूनी ट्राइब्स के द्वारा बोला जाता है। जूनी इज द लैंग्वेज स्पोकन बाई जूनी ट्राइब्स। तो आपको जूनी लैंग्वेज भी मिल गया और जूनी ट्राइब्स भी मिल गया। तो आपको पता है यहाँ पे दीज ट्राइब्स मिला हुआ है, इसका ये मतलब है स्टेटमेंट सी जो है, स्टेटमेंट सी ए से पहले आना चाहिए, स्टेटमेंट सी जो है स्टेटमेंट बी के पहले आना चाहिए। इट इज रिमार्केबल दैट दीज ट्राइब्स, यहां पे फिर से दीज ट्राइब्स मेंशन है, इसका ये मतलब है कि सी डी से पहले आएगा, सी डी से पहले आएगा। इसका ये मतलब है सी ए से पहले आएगा, सी बी से पहले आएगा, सी डी से पहले आएगा। इसका ये मतलब है सी सबसे पहले आएगा और आपके सिर्फ एक ऑप्शन में सी दिया हुआ है। अब देख रहे हो क्वेश्चन कितना आसान है आपके पास, कितना आसान है। सी ए से पहले आना चाहिए, सी बी से पहले आना चाहिए, सी डी से पहले आना चाहिए। इसका ये मतलब है कि ये सेंटेंस सी से स्टार्ट होना चाहिए। अब इससे पहले स्टार्ट होने का मतलब है कि ऑप्शन जो सी है वो होगा करेक्ट, थर्ड ऑप्शन जो होगा वो होगा करेक्ट। ये इतना ही आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं जितना आप समझते हो। बस आपको पढ़ने का तरीका और जो पैटर्न है उसको अंडरस्टैंड करना होगा कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आपका ग्रामर पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ग्रामर अच्छे से प्रिपेयर नहीं है फिर आप पैराजंबल का ये जो पैटर्न और जो तरीका है वो आप सीख नहीं पाओगे। इसके लिए ये ज़रूरी है कि जिस भी टीचर से आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा है उसके पढ़ाने का तरीका उस तरीके का होना चाहिए जिस तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं। आपको सेंटेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर सही से पता होना चाहिए। यूजुअली 80 to 90% टीचर आपको सही से ये चीज़ पढ़ा देते हैं। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी CGL 2019 मेंस का क्वेश्चन है। डिस्पाइट दिस, ये क्वेश्चन बोल रहा है डिस्पाइट दिस, जैसे हम बोलते हैं डिस्पाइट दिस, सो ये है डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। आपको इसका पेयर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पेयर कौन सा है। फिर उसके बाद बी में दिया हुआ है नो वंडर हिज फिल्म्स वर यूनिवर्सली एक्लेम्ड। यहां पे बोल रहा है हिज फिल्म। अब अगर यहाँ पे पोजेसिव एग्जेक्टिव का इस्तेमाल है तो इसका ये मतलब है कि भैया कौन से नाउन के लिए इस्तेमाल किया गया है वो पहले आना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है ये सत्यजीत रे फिल्म वॉज सोलेली हिज फिल्म। अब ये किसकी फिल्म की बात हो रही है, सी में हो रहा है कि सत्यजीत राय की जो फिल्म थी कंप्लीटली उसकी फिल्म थी। तो सत्यजीत राय का मेंशन पहले होना चाहिए, बाद में मेंशन होना चाहिए। कहने का मतलब सी के बाद जो आपका आना चाहिए वो आना चाहिए बी। सी पहले आना चाहिए, बी बाद में आना चाहिए। यहां से हमको एक बात ये पता चल रहा है। इसके बाद लिख रहा है इवन आफ्टर डेलीगेशन ही वॉज इन्वॉल्व इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म। यहां पे ही प्रोनाउन मेंशन है, इसका ये मतलब है सी के बाद डी आना चाहिए। अब देखो जैसे हिज फिल्म लिखा हुआ है ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। क्या है ये, डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। सॉरी ये मैं मिस्टेक कर रहा हूं, ये है आपका पॉजेसिव एग्जेक्टिव। क्या है, पॉजेसिव एग्जेक्टिव। कई बार लोग इसको पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं, पॉजेसिव एग्जेक्टिव है, ये पॉजेसिव एग्जेक्टिव है। तो मैंने क्या बोला कि नाउन के बाद उसका प्रोनाउन इमीडिएटली फॉलो करता है। तो अगर मैं सी के बाद बात करूं तो सी के बाद क्या आना चाहिए। अब उसके बाद ए ऑप्शन में देखो डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, डिस्पाइट दिस ये प्रोनाउन है, ये जो दिस है ये फिल्म के लिए आया हुआ है, ठीक है, ये प्रोनाउन है। उसके बाद ही वॉज, ही आपका प्रोनाउन है, इसका ये मतलब है डी पहले आना चाहिए, ठीक है। डी के बाद सॉरी सी पहले आना चाहिए, उसके बाद डी और आप ए ले सकते हो, और ए डी का सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, और सी बी से भी पहले आना चाहिए। इसका ये मतलब है आपके ऑप्शन में देखना होगा कि कहां कहां पार्ट में आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये पार्ट आपका एलिमिनेट हो गया, ये दो पार्ट आपका एलिमिनेट हो गया क्योंकि आप यहां से ये निकाल पाए हो कि सी पहले आना चाहिए। अब आपको यहां पे एक चीज ये देखना है कि एक और पेयर अगर आपने बना लिया तो आपका काम चल गया। सी के साथ डी आए या सी के साथ ए आए। अब यहां पे मैं आपको एक की पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा कि डिस्पाइट दिस ही वॉज वेरी गुड एट डेलिकेटिंग वर्क।
डिस्पाइट दिस ही वॉज वेरी गुड एट डेलीगेटिंग वर्क। यहाँ पे है कि वो डेलीगेशन में, काम को डेलीगेट करने में अच्छा है। फिर डी में है इवन आफ्टर डेलीगेशन ही वॉज इन्वॉल्व इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म। तो पहले कोई चीज डेलीगेट करोगे, उसके बाद तो उसके आफ्टर की बात करोगे। अब अगला जब अप्रोच देखने जाओगे, मतलब यहाँ पे मैं एक चीज और मेंशन करना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे ही आप कंजंक्शन में जाओगे आपको ये पता चलेगा कि आफ्टर एक ऐसा कंजंक्शन है जो बताता है कि एक घटना घटने के बाद दूसरी घटना घटती है, एक घटना घटने के बाद दूसरी घटना घटती है। वहां से आपको ये पता चल जाएगा जो ए वाला हिस्सा है वो पहले आना चाहिए, डी वाला जो हिस्सा है वो बाद में होना चाहिए। तो इस दो ऑप्शन में आपको ये देखना पड़ेगा कि ए किस में पहले आ रहा है, डी किस में बाद में आ रहा है। इसमें देखो ये वाला सीक्वेंस आ रहा है CADB, और यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं DA साथ में आना चाहिए। देखो DA साथ में यहाँ पे है, DA साथ में यहाँ पे है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो DA साथ में या B में बीच में घुस गया था, और मैंने बोला था कि B इनके साथ नहीं आना चाहिए। दिस इज द थिंग। तो यहां से आप पेयर बना पा रहे हो और इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन हमारा कौन से आएगा, वो आएगा क्वेश्चन नंबर मतलब इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका रहेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का ये सबसे सही और सबसे बेहतरीन तरीका है। आज की क्लास में हम लोग नाउन, प्रोनाउन और एग्जेक्टिव अप्रोच के कुछ क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, और इसके बाद हम आर्टिकल अप्रोच आज के लेक्चर में सीखेंगे। सो चलते हैं हम। सबसे पहले आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन दोज अलॉटेड मिनट्स द डायरेक्टर्स हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट द सेगमेंट्स इन देयर ओन यूनिक वे। अब जब हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो इस स्टेटमेंट में 2-3 चीजें हैं। जैसे एक चीज ये है कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ऑर्डिनरी बच्चे होंगे, उनको इंटरप्रेट का मतलब नहीं पता है, लेकिन जब आप पढ़ते हुए ग्रामर आते हो और लर्न करते हो और ग्रामर अच्छा पढ़ लेते हो तो आपको एक बात पता होता है कि आपको ये चीज़ जरूर दिख जाती है, इन दोज अलॉटेड मिनट्स। और बाकी सारे जो शब्द हैं, जो सारे वर्ड हैं, वो बहुत नॉर्मल है, जो आसानी से समझ में आ जाते हैं। हल्का हल्का हिंट मिल जाता है सेंटेंस का सेंस क्या है। तो जैसे मैं बात करूं कि ए में इन दोज अलॉटेड मिनट्स द डायरेक्टर्स हैव द फ्रीडम, तो दोज क्या कहता है? दोज ये कहता है कि हम डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। किसको डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं? इन दोज अलॉटेड मिनट्स, उन अलॉटेड मिनट्स में। तो क्वेश्चन पूछो आप किन अलॉटेड मिनट्स में। तो जो स्टेटमेंट मिनट्स के विषय में कोई और इंफॉर्मेशन रखता होगा, ठीक है, वो स्टेटमेंट हमको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट ए के पहले आना चाहिए। इन दोज अलॉटेड मिनट्स द डायरेक्टर्स हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट द सेगमेंट्स इन देयर ओन यूनिक वे। अब अगर इसका हिंदी मतलब अगर हम समझने की बात करें तो इसका ये मतलब हो गया कि उन अलॉटेड मिनट्स में जो डायरेक्टर्स होते हैं, दी डायरेक्टर्स है, इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स पहले आए होंगे, वो भी स्टेटमेंट इससे पहले आना चाहिए। द डायरेक्टर्स हैव द फ्रीडम, डायरेक्टर्स के पास फ्रीडम रहता है कि वो अपने यूनिक वे में जो है सेगमेंट्स को इंटरप्रेट कर सके, बता सके, समझा सके, ठीक है। अब इसके बाद बी ऑप्शन है, द प्ले हैज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट ऑफ 10 मिनट्स। इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। द प्ले हैज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स ऑफ 10 मिनट्स ईच बाय द डायरेक्टर्स। फिर से यहां पे दी डायरेक्टर्स लिखा है, इसका ये मतलब है कि कहीं डायरेक्टर्स पहले मेंशन है, वो वाला स्टेटमेंट आना चाहिए। अब यहां पे समझिएगा ध्यान से, और यहां पे भी आर्टिकल द है, ये अगला अप्रोच है। जब आप अभी अगला अप्रोच, आज आर्टिकल अप्रोच पढ़ोगे, तब उस अप्रोच में ये सिखाया जाएगा कि इस आर्टिकल द का मतलब क्या होता है, इस आर्टिकल द का मतलब क्या होता है। ये अगला अप्रोच है जो हमको सीखना है। लेकिन सबसे पहले हमारा जो फोकस है नाउन, प्रोनाउन और एग्जेक्टिव अप्रोच लगा के ऑप्शन एलिमिनेट करना या क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना। फिर है उसके बाद सी, 8 यंग डायरेक्टर्स। यहां पे देखो मेंशन है 8 यंग डायरेक्टर्स, ओवर 50 एक्टर्स एंड 1 लैंडमार्क प्ले, और एक लैंडमार्क प्ले, और इसका नाम दिया है हयावादना। उसके बाद डी ऑप्शन है दिस यूनिक कोलैबोरेशन। जैसे यहां पे बात आती है दिस यूनिक कोलैबोरेशन, ये है यूनिक कोलैबोरेशन इज ए ट्राइब्यूट मतलब श्रद्धांजलि, इज ए ट्राइब्यूट टू द प्ले राइट गिरीश करण। ये नाम है, ये जो यूनिक कोलैबोरेशन है गिरीश करण के लिए श्रद्धांजलि टाइप का है प्ले राइट। अब यहां पे बात समझिएगा कि हमने जो पहला अप्रोच पढ़ा है, जिसको हम एनपीए अप्रोच का हमने नाम दिया है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या एनपीए अप्रोच से कोई क्लू है। हमारे पास 2 क्लू हैं, एक तो है दोज अलॉटेड मिनट्स, एक तो है दिस यूनिक कोलैबोरेशन। तो ये है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड, ये है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड।
अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर ये दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव अगर वर्ड दिए हुए हैं तो किसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि ये जो 10 मिनट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 अलॉटेड मिनट्स है, इसका ये मतलब है हम यहाँ से सार निकालते हैं कि ए जो है बी से पहले आना चाहिए, या बी जो है बी पहले आना चाहिए, ए बाद में आना चाहिए। तो यहाँ से ये पता चलता हमें कि डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जिस सेंटेंस के अंदर होता है वो वाला बाद में आना चाहिए, और जिसके अंदर नहीं होता, जिसमें मेन नाउन आपका रेफर किया, मतलब जो जिसको रेफर किया जा रहा है, अगर वो जिस सेंटेंस में आ रहा है वो पहले होना चाहिए। तो बी वाला जो पार्ट है बच्चा, बी वाला पार्ट आपका पहले आना चाहिए, ए बाद में आना चाहिए। वो सारे के सारे ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो जिसमें ए पहले आया हो। तो देखो इसमें बी ए आया है, इसमें बी आया है, लेकिन इसमें नहीं है। ए बी का सीक्वेंस है जो कि नहीं होना चाहिए, ए बी के पहले जो कि नहीं होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया इस छोटे से क्लू से। दूसरा क्लू निकाल के देखो यहाँ पे दिस यूनिक कोलैबोरेशन। अब ये किसको रेफर कर रहा है कि दिस यूनिक कोलैबोरेशन, यह है यूनिक कोलैबोरेशन। अच्छा ये देखो कि ये यूनिक कोलैबोरेशन, कहाँ पे कोलैबोरेशन की बात की गई है, वो वाला स्टेटमेंट पहले आएगा, ये वाला स्टेटमेंट बाद में आएगा। तो यहाँ पे देखो 8 यंग डायरेक्टर्स ओवर 50 एक्टर्स एंड 1 लैंडमार्क प्ले हयावाधना, ठीक है, ये दिया हुआ है। और यहीं पे कोलैबोरेशन दिखाई दे रहा है कि कुछ टाइप का कोलैबोरेशन यहाँ पे है कि 8 यंग डायरेक्टर्स ओवर 50 एक्टर्स। इसका ये मतलब है, हम क्लू ये बनाते हैं कि जो डी है वो आपका सी से पहले आना चाहिए, डी आपका सी से पहले आना चाहिए, सॉरी सी पहले आना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे कोलैबोरेशन है, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया, तो सी पहले आना चाहिए, डी बाद में आना चाहिए। ऑप्शन देखो, दोनों में सी और डी, दोनों में सी पहले आया है, सी डी का कॉम्बिनेशन है। तो ये वाला जो क्लू है ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो इलिमिनेट करने का पार्ट था वो ऑलरेडी हम इलिमिनेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपका नाउन, प्रोनाउन और एग्जैक्टिव अप्रोच से सिर्फ हम एक बात ये लर्न कर पाए हैं कि हम 2 ऑप्शन इलिमिनेट कर पा रहे हैं। आज जो अगला अप्रोच पढ़ने वाले हो उसमें आर्टिकल अप्रोच पढ़ने वाले हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी आगे चल के उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे आर्टिकल अप्रोच पे। आर्टिकल जब आप पढ़ते हो आर्टिकल का चैप्टर, तो उसमें एक बात ये बताया जाता है कि किसी भी नाउन को आर्टिकल ए और एन के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। दोबारा उसको अगर इस्तेमाल करना हो तो हम आर्टिकल द के साथ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आर्टिकल द ये बताता है कि जिस नाउन को हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं इसके पहले हमें उसके विषय में जानकारी है। कई बार इसका दूसरा केस आता है, एक केस ये होता है, दूसरा केस ये होता है बच्चा कि पहले नाउन की बगैर किसी आर्टिकल के मेंशन होता है और फिर आर्टिकल द के साथ मेंशन होता है। तो ऐसे केस में जो बगैर आर्टिकल के मेंशन होता है उसको पहले लिखते हैं, जो द के साथ आर्टिकल के साथ मेंशन होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है द प्ले हैज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स ऑफ 10 मिनट। अब द प्ले लिखा है और प्ले के विषय में पहले इंफॉर्मेशन कहां पे दिया हुआ है, यहां पे देखिए प्ले बगैर आर्टिकल के है और इस प्ले के विषय में इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। मतलब पहली बार हयावाधना प्ले के विषय में इंफॉर्मेशन यहां दिया हुआ है, बाद में इसी प्ले को कोट किया गया है। तो आर्टिकल द दोबारा यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका यह मतलब है सी ऑप्शन बी से पहले आना चाहिए। सी ऑप्शन अगर बी से पहले आ रहा है तो जरा देख लेना किस किस ऑप्शन में है। इस वाले में तो है नहीं, इसी में है सी डी बी ए। ये आपका करेक्ट सीक्वेंस आया और आपका क्वेश्चन जो है वो क्रैक हो गया। तो एनपीए अप्रोच से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए और उसके बाद जैसे ही आपने आर्टिकल अप्रोच लगाया वैसे ही आपका क्वेश्चन क्रैक हो गया। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये ज्यादा से ज्यादा आपको 3-4 सेकंड लगेगा, 3-4-5 या मैक्सिमम 10 सेकंड लगेगा। मतलब यूजुअली आप जिस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, अगर आप लाइन बाय लाइन अगर इसको पढ़ के इसकी मीनिंग निकाल के अगर इसको आप कंबाइन कर रहे हो और ग्रामेटिकल क्लू का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो अगर आपको क्वेश्चन को क्रैक करने में 1 मिनट लगता है तो इस तरीके से सॉल्व करने में आपको हार्डली 20 सेकंड लगेगा। तो आप यहाँ पे अगर आपको आता है, अगर आपको मीनिंग आती है, तो आप 40 सेकंड का टाइम आप यहाँ पे बचा सकते हो। और एग्जामिनेशन में अगर 40 सेकंड का टाइम अगर किसी क्वेश्चन पे अगर आप बचा गए, इसका ये मतलब है कि आप एग्जाम में बहुत स्पेशल काम कर गए, क्योंकि क्लोज टेस्ट पे आपको 1 बार 2 बार 3 बार समय देना होता है रीडिंग के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एग्जामिनेशन में आपको दोबारा रिपीट करनी पड़ती है, वहां पे वो टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द माउंटेनियर्स सेट अप ए कैंप एट ए हाइट ऑफ 15,000 फीट। अब जैसे आर्टिकल का मैंने थोड़ा हिंट दे दिया है तो तुरंत ही दिमाग में जाएगा कि द माउंटेनियर्स लिखा है। जब आर्टिकल द माउंटेनियर्स लिखा है तो 2 बातें आपको दिमाग में रखना है कि कहीं माउंटेनियर्स बगैर आर्टिकल के या आर्टिकल ए एन के साथ दिया होगा तो वो जो है इसके पहले आएगा।
बस आर्टिकल अप्रोच में आपको इतना हिंट मिलता है। तो ये आपको पढ़ते हुए ढूंढते हुए चलना है कि ये जो आपका नाउन है ये कहीं आर्टिकल ए एन के साथ, ए या एन के साथ आया है या यहाँ पे कोई सा भी आर्टिकल नहीं है। अगर ये दोनों केस मिलता है किसी ऑप्शन में तो वो वाला ऑप्शन ए से पहले आएगा। ये एकदम परफेक्टली फाइन वाली बात है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। तो हम आगे चलते हैं। द माउंटेनियर सेट अप ए कैंप एट ए हाइट ऑफ 15,000 फीट। ये भी आपका क्लू है। ये क्लू जो डिस्कस करने वाले हैं हम वो करने वाले हैं आगे चल के। ये क्रोनोलॉजी अप्रोच में आता है, आगे चल के डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे छोड़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपका क्रैक हो जाएगा पहले। उसके बाद लिखा हुआ है देन दे स्टार्टेड क्लाइंबिंग। देन आपको सेंस भी देगा। देन दे स्टार्टेड क्लाइंबिंग एक क्लू ये है जो आप आगे चल के कंजंक्शन अप्रोच में सीखोगे। और यहाँ पे आपका प्रोनाउन दिया हुआ है दे स्टार्टेड क्लाइंबिंग। इसमें प्रोनाउन आया है और अगर प्रोनाउन किसी सेंटेंस में आया है, अगर नाउन उसी में मेंशन नहीं है, इसका नाउन किसी और पार्ट में मेंशन है, वो नाउन हमेशा इसके पहले आएगा। मतलब बी ए से बाद में आएगा। ये ऑप्शन में वो सारे के सारे ऑप्शन हमें एलिमिनेट कर देने पड़ेंगे जो बी वाले पार्ट को आगे रखेगा इसे, क्योंकि जो माउंटेनियर है उसके लिए ये दे आया हुआ है, प्रोनाउन आया है, ये नाउन है, ये दे प्रोनाउन आया है। और नीचे भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई प्लूरल यहाँ पे कोई प्लूरल नाउन दिया हुआ है उसके लिए दे आया हुआ है। तो ये भी आपको सावधानी बरतनी पड़ती है। दे स्ट्रगल्ड, जैसे ही दे है तो ये भी आपका प्रोनाउन है। दे स्ट्रगल अप ए स्टीप स्लोप एंड स्टॉप्ड एट ए हाइट ऑफ 2000 फीट। देयर दे स्टेड फॉर ए वीक टू गेट एक्स्टम्ड टू द क्लाइमेट। अब यहाँ पे एक बात ये समझिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है देयर दे स्टेड। अब देयर क्या कर रहा है कि वहां पे वो रुके एक वीक के लिए। कहां पे रुके, ये कहां पे पॉइंट कर रहा है, ये वाला पार्ट देखना है। वो वाला पार्ट पहले मेंशन होगा, ये वाला पार्ट बाद में। तो यहाँ पे अगर हम एनपीए अप्रोच लगाते हैं, एनपीए अप्रोच लगा के हमें क्या पता चलता है कि इसमें प्रोनाउन है, इसमें प्रोनाउन है, इसमें प्रोनाउन है, और इन तीनों प्रोनाउन का नाउन ये दिया हुआ है। क्योंकि माउंटेनियर्स के लिए ही दे आया हुआ है, क्योंकि कोई और प्लूरल नाउन मेंशन ही नहीं है। इसका ये मतलब है सेंटेंस ए से स्टार्ट होगा। दो ऑप्शन हमने कर दिया एलिमिनेट। देख रहे हो, सीजीएल 2019 मेंस का क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे ये है देयर। अब देयर दे स्टेड फॉर ए वीक टू गेट एक्स्टम्ड टू द क्लाइमेट। अब आपको देखना है कि कोई ऐसी जगह है, मेंशन है, जहां पे स्टे करने का काम हो सकता है। अब देखो, देन दे स्टार्टेड क्लाइंबिंग, अगर वो चढ़ रहे हैं तो स्टे तो कर नहीं सकते। दे स्ट्रगल्ड अप ए स्टीप स्लोप एंड स्टॉप्ड एट ए हाइट ऑफ 2000 फीट। 2000 फीट पे चढ़ के वो स्टॉप कर गए। तो एक बात यह हो सकती है हमारे दिमाग में कि वहां पे भी वो रुक सकते थे। ऑप्शन ए ध्यान से पढ़ो। द माउंटेनियर सेट अप ए कैंप एट ए हाइट ऑफ 15,000 फीट। 15,000 फीट पे कैंप बनाया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ध्यान से देखिए। एक हो गया कि 15,000 फीट पे उन्होंने कैंप यहां पे बनाया, और एक 2000 फीट पे फाइनली चढ़े। तो अब आपके पास देखो एक वीक तक ठहरे, तो यहां ठहर सकते हैं, यहां ठहर सकते हैं। कोई भी जब हम बात करेंगे, कैंप एक्चुअली बनाया किस चीज के लिए जाता है? कैंप बनाया जाता है ठहरने के लिए। तो जो देयर है वो इसको पॉइंट आउट कर रहा है। किसको? इस कैंप को पॉइंट आउट कर रहा है, यहां पे नहीं। हम में से कुछ लोग सेंस लगाएंगे, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि सटीक क्या हो सकता है कि जहां पे कैंप बनाया है वहां पे एक सप्ताह तक रखेंगे, कि 2000 फीट पे रह गए, 2000 फीट पे पहुंच गए, वहां पे हम बोलेंगे कि एक हफ्ते तक रहे। तो जहां पे कैंप बनाए हैं वहां पे एक हफ्ते रहने के लिए बोला जाता है। तो ऐसे केस में जो डी होगा वो ए के बाद में आएगा, और ए से स्टार्ट हो रहा है तो डी ऑलरेडी बाद में आ रहा है। तो इससे हमको कोई क्लू नहीं मिल रहा है। क्या यहां पे अगर हम डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड से अगर कुछ निकाले कि अगर ये बता रहा है कि वहां पे वो रुके, वो ऑलरेडी ए पहले है, डी बाद में है, सारे के सारे ऑप्शन में, जो बचे हुए ऑप्शन में, तो यहां से क्लू नहीं मिल रहा है। उसके बाद हमको एक क्लू मिलता है आगे जब कंजंक्शन अप्रोच में पढ़ते हो, ठीक है, वो है देन आपका क्वेश्चन करा देगा क्रैक। लिख रखा है देन दे स्टार्टेड क्लाइंबिंग। जब आप कंजंक्शन अप्रोच में चलोगे तो मैं आपको सिखाऊंगा, मैं थोड़ा हिंट दिए दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन सामने है, तो आप सबका इसका सोल्यूशन जानने का मन करेगा। तो देन दे स्टार्टेड क्लाइंबिंग। उसके बाद देखो देन क्या है, देन एक कनेक्टर है जो बता रहा है कि एक एक्शन पहले होता है, उसके बाद दूसरा एक्शन होता है, एक एक्शन फॉलोड बाय दूसरा एक्शन। अब आप ये देखो, इस वाले पार्ट में बोल रहा है दे स्टार्टेड क्लाइंबिंग, उन्होंने चढ़ना स्टार्ट किया। क्या? उन्होंने चढ़ना स्टार्ट किया। तो उन्होंने और काम, कौन सा काम पहले किया, वो वाला काम जोड़ दो, कनेक्ट कर दो, काम हो गया। दे स्ट्रगल्ड अप ए स्टीप स्लोप एंड स्टॉप्ड एट ए हाइट ऑफ 2000 फीट। देन दे स्टार्टेड फॉर ए वीक, देन दे स्टेड फॉर ए वीक टू गेट एक्स्टम्ड टू द क्लाइंब। तो आप यहां पे एक बात सीधे सीधे देखो कि दे स्ट्रगल्ड अप,
यहाँ पे कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है, यहाँ पे है देयर दे स्टेड फॉर ए वीक टू गेट एकस्टम टू द क्लाइमेट। यहाँ पे उसका एक्शन दिखाई दे रहा है, दे स्टेड और स्टार्टेड क्लाइंब। पहले वो रुकेंगे फिर वो चढ़ेंगे, पहले वो रुकेंगे फिर से चढ़ेंगे। तो ये पता चलेगा कि डी पहले से आएगा बाद में। एक एक्शन यहाँ पे है, दूसरा पहले वो रुके आराम किए उसके बाद वो चले, तो एक एक्शन उनका यहाँ पे है, दूसरा एक्शन यहाँ पे है। तो ये कंजंक्शन अप्रोच में सिखाया जाएगा कि देन आपका कंजंक्शन है, इसके पहले का एक एक्शन था, इसके पहले वो रुके ठहरे एक हफ्ते तक, उसके बाद फिर चढ़ना स्टार्ट किए। तो ये जो है बी वाला जो पार्ट है वो डी के बाद आना चाहिए, और बी वाला पार्ट डी के बाद किस ऑप्शन में है, बी वाला पार्ट डी के बाद इस ऑप्शन में है। सो यहां से हम इसे कनेक्ट कर पाए, यहां से हम इसे कनेक्ट कर पाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कई सारे इसमें क्लू है, कई सारे क्लू है इसमें। जब आप सारे के सारे 8-9 अप्रोच जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, अगर आप सारे के सारे अप्रोच पढ़ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे एनपीए अप्रोच लगाना, एनपीए पढ़ा दिया है तो बहुत आसान है। आर्टिकल अभी पढ़ा दिया, मैंने हल्का हिंट दे दिया, और अभी आर्टिकल पूरा पढ़ाने वाला हूं तो आर्टिकल अप्रोच भी फटाफट लग जाएगा। जब मैं आपको कंजंक्शन अप्रोच पढ़ा दूंगा तो ये पूरा का पूरा लग जाएगा, क्योंकि इस पर मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और वो पूरा का पूरा नजरिया ओपन करके देखेंगे। तो ये इतना ही आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, मक्खन की तरह। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ और क्वेश्चन है 2019 सीजीएल मेंस का, यहाँ पे ग्रीन लिखा हुआ है, ये बच्चे का जवाब था। बस आपको ये देखना है कि बच्चे ने सही कर रखा है या बच्चे ने सही नहीं कर रखा है। अब जैसे आप ऐसे देख रहे होगे तो एक चीज आपको थोड़ा सा रेड हाईलाइटेड मैंने हल्का सा कर रखा है, तो एक चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, क्लू। देन सी रैन आउट, इसको सीधे पढ़ना, देन सी रैन आउट ऑफ द शॉप एज इफ द प्लेस वॉज ऑन फायर। अब यहां पे अगर मैं बात करूं पेयर बनाने का, जो मैंने अभी क्लू दिया है इसके पहले वाले क्वेश्चन में, आपका अगर ब्रेन थोड़ा सा शार्प है तो आपको यह पता चला कि सी रैन, देन सी रैन, सी ने क्या किया, एक एक्शन किया, वो भाग गई। इसके पहले उसने क्या किया, खाली बस आप इतना भी ढूंढोगे तो एक पेयर बना लोगे। अब अगर आप तेजी से थोड़ा पढ़ो, विदाउट सेइंग ए वर्ड सी गेव मी ए रिंग, सी गेव मी ए रिंग, उसने मुझे रिंग दिया। एक एक्शन ये है, उसने मुझे रिंग दिया। दूसरा देखो, आई फेल्ट सॉरी फॉर हर एज आई लुक्ड इनटू हर आईज, इसमें सी का कोई एक्शन नहीं है, किसी लड़की का कोई एक्शन नहीं है। द यंग वोमैन वॉज लुकिंग डेथली पेल एंड वेरी फ्राइटेंड, इसमें भी ये बता रहा है कि जो यंग जो वोमेन थी वो ऐसा ऐसा दिख रही थी, लेकिन उसका कोई एक्शन नहीं है। सिर्फ यहां पे एक एक्शन है, सी गेव मी ए रिंग, उसने मुझे एक रिंग दिया, देन सी रैन अवे। तो आप सी और डी का पेयर बना सकते हो, सी और डी का पेयर बना सकते हो, सी गेव मी समथिंग एंड सी रन। तो यहां पे ये जो देन है, ये एक्शन और ये एक्शन कंबाइन कर रहा है, तो सी डी एक आपको ऑप्शन मिल गया। ऐसे सी डी देखो कहां कहां है, यहां पे सी डी, यहां पे सी डी है, और कहीं पे सी डी है नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो इस बच्चे ने जो किया हुआ है, अभी भी पता चल रहा है कि 50% सही है, 50% गलत हो सकता है, लेकिन एक और पेयर बना सकते हो आसानी से। यहां दिया हुआ द यंग वोमेन, एनपी अप्रोच तो लगाना सीखे गए हो। अब यहां पे प्रोनाउन दिया हुआ है, यहां पे प्रोनाउन दिया हुआ है, और यहां पे प्रोनाउन दिया हुआ है, इसका ये मतलब है ए से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ए से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ऑप्शन सेकंड सही है। तो एक बार अगर आपने ये वाला तरीका सीख लिया तो एनपी अप्रोच तो सीख ही लिया है, एनपी अप्रोच तो लगाना आ ही रहा है। कंजंक्शन अप्रोच बस ये आपने देख लिया ना कि देन दो एक्शंस को कंबाइन कर रहा है। अब इसमें देखो ग्रामर की बात आती है, इसमें समझ की कोई बात नहीं आती है, इसमें डिपेंड ये करता है कि कंजंक्शन का जो चैप्टर है बच्चा, और जितने भी आपके कनेक्टिंग वर्ड्स है उनको कितना डीप आप जानते हो। जैसे आपको बता दिया एज वेल एज, तो एज वेल एज का रोल कितना बड़ा है वो कितना जानते हो। अगर कंजंक्शन का चैप्टर आपने अच्छा पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आर्टिकल का चैप्टर अच्छा पढ़ रखा है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउन प्रोनाउन का चैप्टर अच्छा पढ़ रखा है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मैटर करता है। प्रीपोजिशन का चैप्टर अच्छा से पढ़ रखा है तो पैराजंबल बहुत आसान है, लेकिन अगर उन चैप्टर्स पे ग्रामर पे कमांड नहीं है तो पैराजंबल भी कठिन हो जाएगा। तो आपको अल्टीमेटली इस चैप्टर को सीखने के लिए इसकी बेसिक्स क्या है, ग्रामर। अगला क्वेश्चन देखो, सीजीएल 2019 मेंस, जिस बच्चे का ये सेट था उसने ऑप्शन मारा है 4। अब आप इसको थोड़ा सा लगाओ, मैं थोड़ी देर देता हूं, आप इसको थोड़ा सा लगाओ, और आपके पास मैं ये बोलता हूं टोटल टाइम जो है वो है 10 सेकंड। 10 सेकंड में क्वेश्चन क्रैक होना चाहिए। अगर 10 सेकंड में आपसे ये क्वेश्चन क्रैक नहीं हुआ तो मैं अभी आपको सोल्यूशन बताऊंगा, और उसके बाद आप डूब के मर जाओगे चुल्लू भर पानी में, कहोगे सिट यार मेरे को तैयारी करनी नहीं चाहिए, मैं चूतिया हूं। सॉरी फॉर माई वर्ड, लेकिन लिटरली अगर मेरे एनपी अप्रोच पढ़ाने के बाद जो है, और हल्का सा कंजंक्शन का हिंट देने के बाद, हल्का सा आर्टिकल का हिंट देने के बाद अगर आप ये क्वेश्चन 10 सेकंड में क्रैक ना कर पाओ ना तो काम खत्म। मैं अभी आपके सामने सिर्फ 10 सेकंड में क्रैक करना इसको सिखाऊंगा। जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा समय दीजिए। सो टाइम्स अप, ठीक है।
इट प्रोड्यूस ए स्वीकली लिटिल नोट दैट स्टार्टल ए लाइन पैरट आउट ऑफ द मैंगो ट्री। अब यहाँ पे देखो मैं आपको बता रहा हूं कि ये कितना डिफिकल्ट है। इस शब्द का मतलब आपको पता नहीं होगा, स्टार्टल शब्द का आपको मतलब नहीं पता होगा। इट प्रोड्यूस्ड, अब ये आपको ये पता होना चाहिए, इट इज ए प्रोनाउन। कमला टुक द फ्लूट एंड ब्लू ऑन इट, इसका ये मतलब है किसके लिए आया है, फ्लूट के लिए आया है। कमला टुक द फ्लूट एंड ब्लू ऑन इट। इट यहाँ पे मेंशन है, वहां पे मेंशन है। आपको तुरंत अगर पढ़ते हुए चल रहे हो तो बी ए के बाद आना चाहिए। उसके बाद अगला पढ़ोगे, रोमी लाफ्ड व्हाइल ही वाज लाफिंग कमला टर्न एंड रन थ्रू द फील्ड। अब यहाँ पे देखो ही दिया हुआ है और रोमी दिया हुआ है। रोमी एक मेल पर्सन है, कमला फीमेल है, तो रोमी के बाद ही सी डी एक पेयर बनेगा आपका, सी डी एक पेयर बनेगा। ऑप्शन देखो, मतलब ऊपर के जितने क्लू थे सब बेकार हो गए, सिर्फ एक ही से अगर ध्यान से अगर पढ़ते, रोमी लॉफ्ड और वाइल ही वॉज लाफिंग कमला टर्न एंड रन थ्रू द फील्ड्स, तो आपको ये पता है कि नाउन और उसका प्रोनाउन बाजू में आना चाहिए। ये किसी ने आपको नहीं बताया होगा। ऑप्शन करेक्ट। कितना देर का था क्वेश्चन, इधर देखना ध्यान से। CGL 2019 मेंस, अभी जो मैं आपको सिखाने के लिए लेके आया हूं सब CGL 2019 मेंस के क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये खत्म होगा, जब मैं प्रैक्टिस कराने आऊंगा, तो ये अप्रोच ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे लोग कहेंगे कि अरे नहीं CGL मेंस में पैरा जंबल है वो आसान आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। जो थोड़े से अच्छे बच्चे हैं जिनको मतलब सेंस और लॉजिक आती है, जो मीनिंग निकाल लेते हैं, जो एक्शन की क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं, वो बोलेंगे अरे नहीं इसका आसान है। मैं आपको ना इसके बाद जो है NDA के, CDS के, इनके थोड़े से लेंदी आते हैं, मतलब उनका एक स्टेटमेंट ही इतना बड़ा होता है, उसके बाद इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा ऐसे करके होता है। मैं वो सारे के सारे लेके आऊंगा NDA CDS की और बैंक के, और इसी से आप ना ऐसे मजाक में कर जाओगे कि आपको पता नहीं चलेगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से देखते रहो जो मैं आपको सिखा रहा हूं। इस क्वेश्चन को देखो, CGL 2019 मेंस का क्वेश्चन है और मेरा मानना है कि सबसे अच्छा क्वेश्चन था। अगर 20 क्वेश्चन आया था CGL मेंस में, तो ये ऐसा क्वेश्चन था जो क्रैक होना थोड़ा मुश्किल था, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, पर इसे भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन है आपके पास पहला, विस्लिंग एंड प्रैंसिंग ही मूव्ड विथ ए केयर फ्री जाइड। इसमें सबसे डिफिकल्ट काम यह है कि जब डिफिकल्ट वर्ड रखा जाता है तो आदमी को समझ में नहीं आता मीनिंग क्या है। जब मीनिंग ही नहीं पता है तो सेंस कहाँ से निकलेगा। प्रैंसिंग का मतलब होता है लहराना, विस्लिंग का मतलब सबको पता है विशल करना। तो विस्लिंग एंड प्रैंसिंग ही मूव्ड विथ ए केयर फ्री जाइड। अब इसमें ऑप्शन ए में ये बताया जा रहा है कि विशल करते हुए और लहराते हुए वो केयर फ्री जेस्चर में आगे को मूव किया। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ध्यान दिलवाना चाहूँगा, इसको थोड़ा सा बस देखना क्या लिखा, ही मूव्ड विथ ए केयर फ्री जाइड। ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपको बताता है कि हम कोई बात पास्ट इंडेफिनिट में कह रहे हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट के साथ V2 फॉर्म आता है, इसका ये मतलब है कि हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई बात कह रहे हैं, तो तुरंत आपके दिमाग में ग्रामर कनेक्ट हो जाना चाहिए। अगर ये कर पा रहे हो तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान है। उसके बाद बी में लिखा हुआ है हिज बगल बो एंड एरो हंग लूजली ऑन हिज सोल्जर्स, ठीक है। उसका जो बगल है, बो है, एरो है, वो सब मतलब उसका जो सोल्जर है, इसका मतलब ऐसे समझो। देखो एक तो प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा इशू रहता है यूपी बोर्ड वालों के साथ, एक होता है सोल्जर, एक होता है सोल्जर। ये वाला सोल्जर और एक वो सिपाही वाला सोल्जर है, तो ये कौन सा वाला सोल्जर है, ये सोल्डर है। सोल्जर नहीं, उसको सोल्जर बोलते हैं, इसको सोल्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो जेस्चर है वो दिया जा रहा है कि उसका बगल वो लूजली जो है उसके शोल्डर पे ऐसे था, फिर वो मतलब लहराते हुए विशल करते हुए टहल रहा था। सी ऑप्शन है, ऑन ए फाइन मॉर्निंग रॉबिन हुड वोक अर्ली एंड हेडेड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉटिंगम। ये प्लेस की जगह है कि एक सुबह जो है रॉबिन हुड उठे साहब और जो है नॉटिंगम की डायरेक्शन में मूव करना चालू किए। फिर डी ऑप्शन में है, व्हेन ही वाज पासिंग ए सैडी पाथ ही रैन इनटू ए टिंकर कमिंग अलोंग सिंगिंग मैरिली। टिंकर का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो लोग घूम के सामान वगैरह बेचते हैं उनको टिंकर बोलते हैं, और रैन इनटू का मतलब हो गया टकराना, टकराना। व्हेन ही वाज पासिंग, जब वो पास कर रहा था एक सैडी पाथ पे, तो वो टकराया एक टिंकर से जो कि सामने से आ रहा था। और सिंगिंग मियरली, मियरली का मतलब होता है हैप्पीनेस के साथ। तो मीनिंग भी यहाँ पे समझ में आ गई। अब इसको आप एडजस्ट करके देखो कितना टाइम लग रहा है। मैंने बोला ना कि 20 क्वेश्चन में सबसे अच्छा क्वेश्चन ये था। अब यहाँ पे एक बात तो आपको पता चल गया कि देखो यहाँ पे जो मैंने आपको NP अप्रोच सिखाया उसमें ये पता चल गया कि सब में प्रोनाउन मेंशन है, सिर्फ एक जगह नाउन है। तो इससे आपको ये तो पता चल गया कि सेंटेंस इससे स्टार्ट होगा और 2 ऑप्शन का खतरा आपका खत्म हो गया। पर 2 ऑप्शन के खतरा खत्म होने के बाद अगर आपने NP अप्रोच सही से सीख रखा है तो मैंने आपको बोला कि नाउन के बाद प्रोनाउन आता है, और अगर डेमोन्स्ट्रेटिव पॉजेसिव एग्जेक्टिव हो तो पॉजेसिव एग्जेक्टिव बाद में आता है, ठीक है। मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको बताया है कि पहले हम प्रोनाउन लेते हैं, बाद में हम एग्जेक्टिव लेते हैं। तो NP
नाउन प्रोनाउन अप्रोच अगर हम अप्लाई करेंगे तो एक बात आपको कंफर्म हो जाएगा, सी के साथ डी आ सकता है, सी के साथ ए आ सकता है, अगर हम एनपी अप्रोच सही से अप्लाई करें तो। ऑप्शन देखो कंफ्यूज कर दिया, सी के साथ ए दिया, सी के साथ डी, तो इस पेयर बनाने के साथ आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि आपके पेयरिंग से काम चल नहीं रहा है। उसके बाद अब आपका बचा हुआ एनपी अप्रोच में 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया। अब उसके बाद आप कंफ्यूज होते रहोगे। कंफ्यूज होने के रीजन मैं बताता हूँ। जैसे आपको ये पता है दिस इज द डिस्क्रिप्शन, ये रॉबिन हुड का डिस्क्रिप्शन है। अब ये मीनिंग में ये बोल रहा है हिज बगल बो एंड एरो हंग लूजली ऑन हिज शोल्डर। अब उसका जो है बगल बो जो है सारा का सारा जो है वो ऐसे करके चल रहा था। तो आप तो ये भी बोल सकते हो ना कि सुबह सुबह उठा वो क्या कहते हैं नॉटिंगम के डायरेक्शन में मुड़ा और डिस्क्रिप्शन आपने डाल दिया जो है कि उसका बगल बो और बाकी सारी चीज़ें जो है। अगर मीनिंग के हिसाब से जाओगे तो आप सी के बाद बी लगाने की कोशिश करोगे, लेकिन एनपी अप्रोच के पास जाओगे तो सी के बाद आपको पता चल जाएगा या तो ई आएगा या तो डे। तो यहाँ पे आपका जो मीनिंग से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो कन्फ्यूजन एनपी अप्रोच लगाने से खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद आपके पास इससे कुछ सॉल्व नहीं होगा। अब एक अप्रोच में आगे चल के सिखाने वाला हूं, वही है क्रोनोलॉजी अप्रोच, एक्शन क्रोनोलॉजी। अब यहाँ पे एक ये देखिएगा, ये एक कनेक्टर है व्हेन। मैं जब भी आपने व्हेन पढ़ा होगा तो उसमें आपको एक बात बताया गया होगा टेंस पढ़ते वक्त आपको ये बताया गया है कि जब 2 एक्शन को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं और हम व्हेन से जोड़ते हैं तो इसके 3 केसेस होते हैं। आपको पता है V2 कंबाइन करते हैं, ING कंबाइन करते हैं, ING और V2 को कंबाइन करते हैं, ये आपने पढ़ा है। तो आपने ये पढ़ा है और V2 और ING को कम कंबाइन करते हैं। V2 और ING को हम तब कंबाइन करते हैं जब एक एक्शन होने के दौरान दूसरा एक्शन होता है। तो जो एक्शन कंटिन्यूअस रहता है उसको व्हेन के साथ रखते हैं, दूसरे वाले को V2 फॉर्म में उसके बाद रखते हैं। इस सेंटेंस में जो व्हेन कनेक्ट कर रहा है, व्हेन ही वाज पासिंग ए सैडी पाथ ही रैन इनटू, ये जो टकराया ये पास्ट फॉर्म है रन का, रैन। तो ये आपने ये देखा कि ये ING फॉर्म है और ये V2 फॉर्म है। तो एक्शन की क्रोनोलॉजी में अगर 2 घटनाएं हो रही है और उसमें एक घटना अगर रनिंग है, दूसरी घटना जो है बाद में हो रही है, तो आपको पता है बाद वाली घटना को आप V2 फॉर्म में रखते हो, पहले ING वाले फॉर्म को रखते हो। तो यहाँ पे एक चीज मैं ये दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे लिखा है ही मूव्ड, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपका लगाऊंगा ही वॉज पासिंग। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि ये एक्शन ऐसा एक्शन है जो रनिंग एक्शन है, और दूसरा एक्शन है जो V2 एक्शन हो रहा है। तो जब एक्शन की क्रोनोलॉजी पढ़ोगे डिटेल में तो उसमें इस एक्शन की क्रोनोलॉजी में ये वाली जो चीज है वो 2 तरीके से सिखाई जाएगी। एक ये तरीके की सिखाई जाएगी कि जो पास्ट वाली चीज है वो पहले लिखोगे और जो रनिंग है वो बाद में लिखोगे। ये अपने आप में, जैसे हमने कोई काम खत्म कर लिया, अब मैं कोई काम कर रहा हूं, तो जब मैंने काम खत्म कर लिया वो पहले लिखोगे और जो काम मैं अब कर रहा हूं वो बाद में लिखोगे। एक तरीका ये होता है और दूसरा तरीका ये होता है अगर आप व्हेन या किसी कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट करते हो तो टेंस में आपको सिखाया जाता है कि आप दोनों टेंस के जो सेंटेंसेस बनते हैं, जो दोनों एक्शन होते हैं, किसको आप पहले रखोगे, किसको आप बाद में। अब यहाँ पे एक बात ये समझो, जैसे हमने बोला व्हेन ही वाज पासिंग, अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि केयर फ्री पोस्चर में गया, केयर फ्री पोस्चर में गया। तो जब वो गया तो काम खत्म हो गया, तो रनिंग वाला काम कब मेंशन करोगे? रनिंग वाला काम आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा ना, कि पहले वो रन किया, व्हेन ही वाज पासिंग ए सैडी पाथ, वो सैडी पाथ पे मूव कर रहा था, वो एक टिंकर से टकराया। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये कंक्लूडिंग लाइन है, मतलब वो कर रहा था उसके बाद, क्योंकि पूरा का पूरा एक्शन पास्ट में है। पास्ट की जब 2 घटनाओं को आप जोड़ते हो तो ऐसे केसेस में जो ING या फॉर्म है, क्योंकि पास्ट में आप ये बता रहे हो कि ये घटना हो रही थी और फिर खत्म हो गई, ये प्रेजेंट वाले सीन में नहीं होता। प्रेजेंट में अगर आप डिस्कशन कर रहे हो तब आप ये बताओगे कि ये घटना हुई और ये घटना हो रही है, लेकिन जब पास्ट में जाओगे तो पास्ट में कंटिन्यूअस रही और फिर खत्म हो गई, आपको ये बताना पड़ता है। तो ऐसे केस में ये घटना जो है आपका रनिंग है, ये घटना आपकी खत्म हो गई, ये एक्शन। तो ये वाला जो है ये पहले आना चाहिए, ये वाला बाद में है। इसका ये मतलब है डी पहले आना चाहिए, ए बाद में। तो डी पहले और ए बाद में, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट होगा। ये जब आप एक्शन क्रोनोलॉजी में चलोगे तो उस पर कई सारे ऐसे क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपको ये पूरा का पूरा एक्शन क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी। और जब आप एक्शन क्रोनोलॉजी लगाते हो, इसके एक आधी क्वेश्चन आते हैं और ये डिफिकल्ट होता है। इसके लिए आपको ग्रामर पे अच्छा खासा कमांड होना चाहिए, टेंसेस पे अच्छा खासा कमांड होना चाहिए। और एक्शन क्रोनोलॉजी एक्चुअली आपका टेंस के चैप्टर पे कमांड होने के बाद आसान होता है। अगर टेंस के चैप्टर पे अगर आपका कमांड नहीं है तो एक्शन क्रोनोलॉजी आप नहीं लगा सकते हो। तो कुल मिला जुला के आप पैराजंबल जब भी सीखोगे तो ग्रामर का वो पर्टिकुलर चैप्टर भी आपको वापस जाके रिवाइज करना पड़ेगा। सो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे
ऑप्शन है फॉर बिलो ही सा ग्रीन meadows एंड इन देयर मिड्स ए विलेज, ही sat down and rested in the shadow of a rock, Nunez was in a pass between the mountains, he slowly climbed down the precipices and about midday came to the plain steep and tired out। जब आप इसमें ध्यान से पढ़ते हो तो जो पहला ब्लस होता है पहला सेकंड में पता चलता है, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। वैसे मैं इसको पढ़ता भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अलग से नाउन और प्रोनाउन ढूंढता रहता हूँ, जहाँ प्रोनाउन मिल जाता है फिर वहीं पे वो सेंटेंस पढ़ना बंद कर देता हूँ, अगला पढ़ता हूँ फिर उसके बाद अगला पढ़ता हूँ। ये मतलब प्रैक्टिस के बाद आप ऐसे ही करोगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एनपीए अप्रोच देखो, एनपीए अप्रोच आपका लगभग हर क्वेश्चन में लगता है, लगभग हर क्वेश्चन में लगता है। तो फॉर बिलो ही सा, फॉर बिलो ही सा, एक तो ये भी बता रहा है कि फॉर बिलो कह रहे हैं, बहुत नीचे, किसके नीचे, फॉर बिलो ही सा किसके नीचे, और प्रोनाउन भी दिया हुआ। इसका ये मतलब ये पहला स्टेटमेंट हो नहीं सकता। ही सैट डाउन एंड रेस्टेड इन द शैडो ऑफ ए रॉक, ही सैट डाउन, ही सैट डाउन एंड रेस्टेड इन द शैडो ऑफ ए रॉक, वो बैठ गया, रेस्ट किया और एक रॉक के शैडो में, ठीक है, शैडो ऑफ रॉक। इसको मैं मार्क कर रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं क्या है शैडो, ही द शैडो ऑफ ए रॉक। उसके बाद नूनेज, यहां पे आपको मिलता है पहला आपका नाउन, सिंगुलर नाउन, और उसके बाद ही स्लोली क्लाइम्ड डाउन, यहां पे फिर से प्रोनाउन है। तो यहां से एक बात ये पता चला कि सेंटेंस आपका सी से स्टार्ट होना चाहिए। दो ऑप्शन आपने कर लिया, एलिमिनेट, ये तो कर लिया। अगर यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको किसी और तरीके का क्लू नहीं मिलेगा। नूनेज वॉज इन ए पास बिटवीन द माउंटेन्स, ही स्लोली क्लाइम डाउन द प्रेसिपिसेस। जो प्रेसिपिसेस है इसका मतलब क्या होता है, ज्यादातर बच्चे प्रेसिपिसेस का मतलब नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बताऊं। एक्चुअली जब आप पहाड़ी रास्ते में चलते हो, पहाड़ी रास्ते में चलते हो तो आपने देखा ना, बीच में ऐसे बना रहता है, ऐसे उठा रहता है, ऐसे उठा रहता है और ऐसे उठा रहता है, तो रास्ते में निकलते हो। कई पुरानी आपने मूवीज देखी है जैसे अलादीन और बाकी सारी चीज़ें, तो पहाड़ियों के बीच से लोग गुजरते नहीं है, तो इधर इधर रहता है, बीच में खाली जो है स्टीप टाइप का बना रहता है, जो आप गलियों से गुजरते हो पहाड़ियों के बीच में। एक तो वो, और दूसरा प्रेसिपिसेस में आपने ये देखा है कि कई बार आपने वो देखा होगा कि यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है और यहाँ पर रॉक सॉक्स है और फिर ये पूरा खाली जगह है, ये यहाँ पे ये पूरा खाली जगह है ये, और यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर ऐसे टीले बने हुए हैं और ये, और पूरा ये इसके बाद खाई आती है ये, तो इस पार्ट को भी प्रेसिपिसेस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात देखो, ही स्लोली क्लाइम डाउन द प्रेसिपिसेस एंड अबाउट मिड डे केम टू द प्लेन स्टिफ एंड टायर्ड आउट, ही सैट डाउन एंड रेस्टेड इन द। देखो जब वो टायर्ड, एक तो यहाँ पे एक बात ये भी समझो कि जब वो टायर्ड आउट होगा, एक ये क्लू ये है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन अप्रोच। ट्रांजिशन अप्रोच में ट्रांजिशन वर्ड आपको दिखाई दे जाए, जैसे बहुत आसान कुछ चीजें होती है, जैसे भाई वो बैठेगा कब, जब वो टायर्ड आउट होगा, टायर्ड आउट होगा तभी तो बैठेगा। इसका ये मतलब है डी ऑप्शन बी से पहले आना चाहिए। अच्छा देख लो दोनों में है कि नहीं, दोनों में डी ऑप्शन पहले से है, तो ये आपका ट्रांजिशन वर्ड आपको कोई मदद नहीं कर रहा है। डी और बी का कोई यहाँ पे लेना देना ऐसा नहीं बन रहा है, डी पहले भी है, डी यहाँ पे है। ही स्लोली क्लाइम डाउन द प्रेसिपिसेस एंड अबाउट मिड डे केम टू द प्लेन स्टिफ एंड टायर्ड आउट, फॉर बिलो ही सा ग्रीन मेडोज एंड इन देयर मिड्स ए विलेज। अब देखो नूनेज वॉज इन ए पास बिटवीन द माउंटेन्स। अब यहाँ पे सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन के बाद यहाँ पे अगला अप्रोच, इससे क्वेश्चन क्रैश नहीं होगा, जो हम लोग क्रोनोलॉजी अप्रोच में पहुंचेंगे तो वहां पे हम आपको सिखाएंगे एक्शन क्रोनोलॉजी, जो अभी हमने डिस्कस किया। उसमें देखो कि नूनेज एक माउंटेन के पास बिटवीन, मतलब माउंटेन के बीच से गुजर रहा था, ठीक है। अब फॉर बिलो ही सा ग्रीन मिडोज एंड इन देयर मिड्स ए विलेज, उसने बहुत नीचे देखा, उसने बहुत नीचे देखा कि भाई एक ग्रीन मिडोज है और वहां पे एक जो है विलेज है, उसने ये देखा, ठीक है। जब वो देखेगा, मतलब एक्शन क्रोनोलॉजी है, तो एक ये एक्शन होगा कि पहले वो एक्शन देखेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वो क्या काम करेगा, धीरे 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 वो प्रेसिपिसेस और उसके मिड से जो है नीचे गुजरने की कोशिश करेगा, और जब वो नीचे गुजरने की कोशिश करेगा, थक जाएगा, तो क्या होगा, वो बैठ जाएगा। तो जो एक्शन क्रोनोलॉजी है तब उसमें आपको सेंटेंस की मीनिंग पे जाना पड़ता है और एक्शन की क्रोनोलॉजी फिर लगानी पड़ती है। और एक्शन की क्रोनोलॉजी जैसे ही आप लगाओगे वो ये हो जाएगा कि ए डी और बी का सीक्वेंस आना चाहिए, और ए डी बी का सीक्वेंस आपके इस वाले पार्ट में दिया हुआ है। आपको ये तो पता चल गया कि भाई जो डी होगा वो बी से पहले आएगा। अब आपको ए को देखना होगा कि ए की पोजीशन क्या होना चाहिए, ए की पोजीशन इन दोनों के पहले होगा। अब वो गुजर रहा था, उसने देखा मिड डे, उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो चलेगा, चला उसने, फिर थक गया, तो बीच में वो एक शैडो के रॉक में बैठ गया। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये, और ये आपका जो अप्रोच लगता है उसको बोलते हैं एक्शन क्रोनोलॉजी। तो जब सारी चीजें प्रैक्टिस में आ जाती है उसके बाद ये चीज बहुत आसानी से आप लगाते हो।
अब मैं एक चीज और बता दूं कि आपको पैनिक भी होने की जरूरत नहीं है जिनको मीनिंग नहीं आता है। एक्शन क्रोनोलॉजी कितने क्वेश्चन में लगता है, यही सबसे डिफिकल्ट होता है एक्शन क्रोनोलॉजी। एक्शन क्रोनोलॉजी आपका अगर सीजीएल मेंस में 20 क्वेश्चन आया है तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन में एक्शन क्रोनोलॉजी लगानी पड़ती है। अदरवाइज ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं बगैर एक्शन क्रोनोलॉजी के लग जाते हैं, और एक्शन क्रोनोलॉजी लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। मतलब उसमें आपका सेंस थोड़ा डेवलप हो जाता है तब, और सीजीएल मेंस के पेपर में जाते हैं तो इतना आपका सेंस डेवलप हो जाता है कि आप एक्शन क्रोनोलॉजी लगा पाओ। इसके बाद चलो हम बात करते हैं अपने अगले अप्रोच की तरह, और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अगले जो क्वेश्चंस है वो इसी अप्रोच पे ज़्यादातर लिए गए हैं कि सीजीएल 19 के मेंस में जो क्वेश्चन आए थे जो आर्टिकल अप्रोच से क्रैक हो जाते वो सारे के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आर्टिकल अप्रोच में एक बात ध्यान देनी होती है, कुछ नया नहीं है इसमें, आपको पहले ऑलरेडी आपने पढ़ रखे हो कि आर्टिकल ए और एन जो यूज होता है वो इंट्रोडक्शन के लिए अप्रोच होता है, ठीक है। और द जो यूज होता है जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस पहले कोई चीज हो गया हो, चाहे वो आर्टिकल ए एन से इंट्रोड्यूस हुआ हो या आर्टिकल बगैर आर्टिकल के इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अगर बच्चा, बात को समझना, अगर जो है कोई नाउन, आपको जो की पॉइंट याद रखना वो यही कि अगर कोई नाउन मेंशन है, ठीक है, आर्टिकल ए या एन के साथ या बगैर आर्टिकल के, कोई आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल ए एन और दी, कोई आर्टिकल अगर नहीं है वर्सेस एक सेंटेंस एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो नाउन मेंशन है वो आर्टिकल द के साथ मेंशन है, तो ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स है पहले आएंगे, ये वाला स्टेटमेंट बाद में आएगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में लगता है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में लगता है, बस यही चीज आपको ध्यान रखना है। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा था। सो अभी हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन हमने लिया है। चलो अब इसमें आपको ये नजरिया ही, मतलब इन सारे क्वेश्चंस में इस नजरिए को आपको देखना है। एनपीए अप्रोच आप पढ़ चुके हो तो एनपीए अप्रोच आप लगाते चलोगे। अब एक अप्रोच ऑलरेडी आप अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हो, दूसरा अप्रोच आपको आप क्या लगाना है, आर्टिकल। चलो, द गार्ड एस्कॉर्टेड हिम टू द फ्रंट ऑफिस। द गार्ड, अब जैसे द गार्ड आया आप क्या ढूंढना स्टार्ट करोगे, आप ढूंढना स्टार्ट करोगे कहां पे दिया हुआ है गार्ड, आर्टिकल ए आर्टिकल एन के साथ या फिर विदाउट आर्टिकल। अब जी से स्टार्ट हो रहा है तो आर्टिकल ए से स्टार्ट होगा, एन से तो स्टार्ट नहीं होगा, ये तो आपको पहले से पता होगा। देयर द वार्डन हैंडेड जिमी हिज पार्डन विच हैड बीन साइंड बाय द गवर्नर दैट मॉर्निंग। देयर द वार्डन, देयर द वार्डन, देयर आपको पता है ऑलरेडी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। देयर द वार्डन हैंडेड जिमी हिज पार्डन विच हैड बीन साइंड बाय द गवर्नर दैट मॉर्निंग। देयर जिमी वैलेंटाइन वॉज केयरफुली। अब अच्छा यहां पे देखिएगा, देयर जिमी वैलेंटाइन, एक तो पुराना अप्रोच है वो, देयर जिमी वैलेंटाइन वॉज केयरफुली स्टिचिंग द शो ओपर्स। अब यहां पे एक बात ध्यान से देखिएगा कि ए बी सी और डी ध्यान से देखिएगा। एक गार्ड केम टू द प्रिजन शो शॉप। इस बच्चे ने ऑप्शन टिक किया हुआ है बी। अब अच्छा ध्यान से देखो भाई, देयर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ये देयर किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये देयर किसको पॉइंट आउट कर रहा है। फिर आर्टिकल द से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि आर्टिकल ए का स्टार्ट है, तो स्टेटमेंट एक्चुअली डी से स्टार्ट होना चाहिए। क्वेश्चन क्रैक हो गया एक सेकंड में आर्टिकल अप्रोच से। ये 2019 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था, कितना इजी था, टाइम ही नहीं लगा। सिर्फ आप क्या कर रहे थे इसमें, अच्छा आप सीधे सीधे देखो, मान लो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं, ये सारे अप्रोचेस सीखने के बाद आप कितना समय बचा सकते हो। मैं सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। जैसे आपने आर्टिकल अप्रोच सीखा, आपको पता है द गार्ड है, तो आप ढूंढते चलोगे कहीं ए तो मेंशन नहीं है, अगर ए के साथ मेंशन है या फिर बगैर आर्टिकल के मेंशन है तो वाला ऑप्शन पहले आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देयर देखा, आपको पता चल गया कि देयर 2 तरीके से इस्तेमाल होता है, एक डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के लिए। तो अगर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की बात हो तो यहीं पे उसका सब्जेक्ट मेंशन होता है, इसके बाद तुरंत वर्ब आता है, इसके बाद तुरंत वर्ब आता है। देखो नहीं दिया हुआ है, इसका ये मतलब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट नहीं है, पॉइंट आउट कर रहा है। यहाँ पे भी है तो सेंटेंस से स्टार्ट नहीं हो सकता। फिर बचा आपके पास क्या ऑप्शन ए। अब देखो ये ऑप्शन ही एसएससी ने ऐसे कर रखा है। अगर इस ऑप्शन को कॉम्प्लिकेट करता, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाया जा सकता था अगर ऑप्शन कॉम्प्लिकेट किए जाए, लेकिन एसएससी में ऑप्शन इतने आसान दिए होते हैं कि ये सारे क्लू आपको बहुत मदद करते हैं। तो आर्टिकल अप्रोच लगा के क्वेश्चन क्रैक हो गया सीजीएल 2019 मेंस। बहुत आसान होता है भाई, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत आसान होता है। मिस्टर एडम्स बिमिंगली एक्सप्लेन्ड इट्स वर्किंग टू मिस्टर स्पेंसर। अब देखो मिस्टर एडम की बात हो रही है, मिस्टर स्पेंसर की बात हो रही है। इट फास्टेंड विथ 3 सॉलिड स्टील
bolts thrown simultaneously with a single handle and had a time lock। ध्यान से देखिएगा, मैं मीनिंग पे जा ही नहीं रहा हूँ, मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत मीनिंग कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अब मुझे एक बात ये दिखाई दिया, इट फास्टेड। अब इट आपको पता है नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है और आपके एनिमल्स वगैरह के लिए आता है। इट किसको पॉइंट आउट कर रहा है, पहले ये आपको देखना है। ही हाउएवर शोड ए कोटियस बट नॉट टू इंटेलिजेंट इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जब ही दिया हुआ है तो आपको ये पता है कि देखो पहले इसमें देखो मिस्टर एडम की बात हो रही है और इसमें मिस्टर स्पेंसर की बात हो रही है, दो हमारा सिंगुलर नाउन मिला। इट फास्टेंड विथ 3 सॉलिड स्टील बोल्ट्स थ्रोन साइमल्टेनियसली विथ ए सिंगल हैंडल एंड हैड ए टाइम लॉक। तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि इसमें जो है कोई प्रोनाउन ही नहीं है और कोई नाउन ही नहीं है। अब यहाँ पे ही मिला हुआ, ही हाउएवर शोड ए कोटियस बट नॉट टू इंटेलिजेंट इंटरेस्ट, यहाँ पे मिला हुआ है प्रोनाउन। द वॉल्ट वॉज ए स्मॉल वन बट इट हैड ए न्यू पेटेंटेड डोर। द वॉल्ट वॉज ए स्मॉल वन बट इट हैड ए न्यू पेटेंटेड डोर। एक तो आपको ये पता चल गया कि ए और सी साथ में आना चाहिए क्योंकि ये नाउन है और ये जो है आपका ये प्रोनाउन है, तो नाउन प्रोनाउन साथ में आता है तो ए सी साथ में होना चाहिए। जरा ध्यान से देखो ए सी कहाँ पे साथ में, क्रैक हो गया यार, क्रैक हो गया, तो एनपी अप्रोच से ही क्रैक हो गया। लेकिन अच्छा देखो इसमें आर्टिकल अप्रोच कहाँ लगा सकते थे, क्या आर्टिकल अप्रोच से ही क्रैक हो सकता। द वॉल्ट वॉज ए स्मॉल वन, अब ये दिया हुआ है द वॉल्ट वॉज ए स्मॉल वन, यहाँ पे आर्टिकल द दिया हुआ है, जरा देखो इसको पेयर बनाने की कोशिश करो, वॉल्ट का कहीं जिक्र है। इट फास्टेंड विद 3 सॉलिड स्टील बोल्ट्स थ्रोन साइमल्टेनियसली विद ए सिंगल हैंडल एंड हैड ए टाइम लॉक। ही हाउएवर शोड ए कोटियस बट नॉट टू इंटेलिजेंट इंटरेस्ट। मिस्टर एडम बीइंगली एक्सप्लेन्ड इट्स वर्किंग टू मिस्टर स्पेंसर्स। अच्छा एक तो आपको ये भी पता है कि इट जो है, ये वाला जो बी ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है भाई द वॉल्ट के लिए इट आएगा और किसी के लिए तो आएगा नहीं, तो ये ए और बी जो ऑप्शन है वैसे ही डी के बाद आने चाहिए। ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। एक तो एनपी अप्रोच लगा के क्वेश्चन क्रैक हो गया था। वैसे आर्टिकल अप्रोच में क्वेश्चन मैंने लिया क्यों था, क्योंकि अगर मैंने लिया होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। वैसे इसमें आर्टिकल अप्रोच की जरूरत नहीं है, ये एनपीए अप्रोच से ही क्रैक हो गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें एनपीए अप्रोच ही लग रहा है। जो द वॉल्ट है इसके लिए बात जो है यहाँ पे बात समझिए, इट यहाँ पे दिया हुआ, इट यहाँ पे दिया हुआ, बाद में आएगा, पहले आएगा ही सोड ए कोटियस बट नॉट। इट फास्टेंड विथ 3 सॉलिड स्टील बोल्ट्स थ्रोन साइमल्टेनियसली यूजिंग ए सिंगल हैंडल एंड हेड लॉक। इसमें देखो मतलब आर्टिकल अप्रोच लग ही नहीं रहा है, ये बगैर आर्टिकल अप्रोच के है, क्योंकि यहाँ द वॉल्ट लिखा है, द वॉल्ट वॉज अ स्मॉल वन बट इट हैड ए न्यू पेटेंटेड डोर। सो नहीं, इसमें मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो क्या कहते हैं कि आर्टिकल जैसा कुछ है, ठीक है। वैसे ये एनपी अप्रोच से एक सिंगल सेकंड में जो है क्वेश्चन क्रैक हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमिंग द स्प्रिंग सिटी इज द लार्जेस्ट सिटी इन द यूनान प्रोविंस ऑफ चाइना। It is the political, economic, communication and cultural center of Yunnan, ठीक है। Kunming has a pleasant weather and picturesque views. Owing to the standard of life and favorable climate, the city has been ranked among the best cities to live in China। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है द सिटी, ऊपर जो मेंशन किया गया है, ऊपर मेंशन किया गया है कमिंग द स्प्रिंग सिटी इज द लार्जेस्ट सिटी इन द यूनान प्रोविंस ऑफ चाइना। इट इज द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कम्युनिकेशन एंड कल्चरल सेंटर ऑफ यूनान। Kunming has pleasant weather and picturesque views. Owing to the standard of life and favorable climate, the city has been ranked among the best cities to the live in। अब देखो मैं यहाँ पे एक बात ये बताता हूँ कि ये जो द सिटी लिखा है इसका मतलब हम किस सिटी की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक सेंस में इस सिटी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ध्यान से देखो इस सिटी की बात कर रहे हैं। अब ये आपको आर्टिकल द यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों जगह पे कोई आर्टिकल है नहीं, ठीक है, पहले लेकिन सिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जो ये द सिटी है ये बता रहा है कि ऑप्शन जो डी होगा वो ए के और सी के बाद होना चाहिए, ए और सी के बाद होना चाहिए। ऑप्शन डी ए और सी के बाद होना चाहिए, यहाँ पे भी है ऑप्शन डी, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, दो ऑप्शन ऐसे ही आप एलिमिनेट करके चले गए। उसके बाद एक चीज आपको और पता है कि आपने एनपीए अप्रोच लगाओगे तो आपको पता है जो इट है वो आपके सिटी के लिए आया हुआ है,
और ये हो सकता है कि ये ए के साथ बी कंबाइंड हो या सी के साथ बी कंबाइंड हो, दोनों बातें हो सकती है। ए के साथ बी कंबाइंड हो या सी के साथ बी कंबाइंड हो, तो ऊपर वाले ऑप्शन में ए के साथ बी कंबाइंड है और नीचे वाले ऑप्शन में सी के साथ ए कंबाइंड है, तो ये तो पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती, क्योंकि ए के साथ या तो बी कंबाइंड होगा या सी के साथ बी कंबाइंड होगा। तो इसमें ए के साथ बी कंबाइंड है, इसका ये मतलब है परफेक्टली फाइन है, ए के साथ बी कंबाइंड है और ऑप्शन आपके निकल गए। अच्छा, मैंने ये क्यों बताया ए के साथ बी कंबाइंड होगा या फिर जो है आपका सी के साथ बी कंबाइंड होगा? इसके पीछे का रीजन एनपी अप्रोच है। क्या है? एनपी अप्रोच है। अब एनपी अप्रोच मैंने आपको बताया था कि क्या था। एनपी अप्रोच में मैंने एक बात ये बताया था बच्चा कि जो नाउन है उसके बाद प्रोनाउन आता है, बीच में हॉल्ट नहीं आता है। तो हम नाउन प्रोनाउन लेते हैं फिर नाउन ले सकते हैं, नाउन प्रोनाउन ले सकते हैं साथ में, लेकिन नाउन प्रोनाउन और हॉल्ट फिर प्रोनाउन नहीं ले सकते, फिर नाउन लेना पड़ेगा। तो इस वाले केस में देखो दो जगह आपका नाउन दिया हुआ है, तो इस नाउन के बाद यहाँ प्रोनाउन यहाँ पे नाउन होगा, ये स्ट्रक्चर सही होता है। ये स्ट्रक्चर आपका ऐसे भी सही हो सकता है, नाउन नाउन एंड प्रोनाउन स्ट्रक्चर सही हो सकता है। तो या तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा या तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा तो आपका ए के साथ बी कंबाइंड होगा, और ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा तो आपका जो कंबाइंड होगा वो होगा सी वाला जो पार्ट है, सी के साथ बी कंबाइंड होगा। क्योंकि नाउन के बाद या तो इस प्रोनाउन को इसके साथ लो या तो इसके साथ लो, इसके साथ लोगे तो ए भी बनेगा, इसके साथ लोगे तो सी भी बनेगा। तो सारे के सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और ये वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट। तो आप यहाँ पे आर्टिकल अप्रोच से दो ऑप्शन एलिमिनेट कर गए, एनपी अप्रोच से सही जगह पे पहुंच गए। अच्छा, सिर्फ क्या इस क्वेश्चन को एनपी अप्रोच से किया जा सकता था? नहीं, क्योंकि देखो सी बी के साथ यहाँ पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन कंसिडरेशन में आ जाता, सी के साथ बी लिया गया है, ऑप्शन इस तरीके से सेट किया जाता है। तो दो अप्रोच लगाने से क्वेश्चन क्रैक हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इट इज इम्पॉसिबल टू रीच द स्पेस एज देयर इज नो पैसेज दैट लीड्स टू इट। इट इज इम्पॉसिबल टू रीच द स्पेस एज देयर इज नो पैसेज दैट लीड्स टू इट। The void seems to have no meaning at all and was perhaps just left there for construction reason. The void लिखा हुआ है, आर्टिकल अप्रोच में है, तो सबसे पहले हम आर्टिकल ध्यान देंगे, क्योंकि आर्टिकल ही हमें सीखना है। एनपी अप्रोच ऑलरेडी सीख रखा है तो फटाफट लग जाएगा, लेकिन फोकस हमें क्या करना है इन क्वेश्चन में, आर्टिकल को सीखना है, क्योंकि आर्टिकल अप्रोच सीख गए तो एनपी अप्रोच तो ऑलरेडी सीख रखा आपने। द void seems to, void मतलब खाली जगह होता है, तो आपको ये देखना है कि कहीं पे जो void है वो दो तरीके से देखा जाता है। void कहीं पे आर्टिकल ए के साथ आया है, या फिर जो void आया है वो void बगैर वो आर्टिकल के आया है, या फिर void का कोई सिनोनिम्स आया हुआ है। अगर इसका कोई सिनोनिम्स आया होगा तो भी द void आप लिख सकते हो, किसी खाली जगह को अगर कोई ऐसा शब्द है जो एक्सप्लेन कर रहा होगा तो भी आप द void ले सकते हो। It is about the size of the grand gallery which is a known passageway that leads to the king's chamber. The newly found chamber in the Egyptian pyramid is 30 meter long. अब यहाँ पे ध्यान देखिए, it is about the size of the grand gallery which is a known passageway that leads to the king's chamber लिया हुआ है। The newly found chamber in the Egyptian pyramid is 30 meter long. ना यहाँ पे कहीं void का मेंशन है, ना यहाँ पे, इन दोनों ऑप्शन में मेंशन नहीं है। It is impossible to reach the space as there is no passage. नो पैसेज का मतलब होता है कि कोई जगह है नहीं, मतलब कोई जगह नहीं, मतलब खाली जगह है, वो कोई पैसेज नहीं है, दैट लीड्स टू इट। इसका ये मतलब है कि जो द void है, जो द void है वो किसको रिफर कर रहा होगा, इस पर्टिकुलर नो पैसेज को कर रहा होगा। कोई पैसेज नहीं है तो मतलब वो void है, रिक्त जगह है जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, इस तरीके से। तो जो बी है वो ए के बाद आना चाहिए, बी ए के बाद आना चाहिए। जरा देखो बी ए के बाद कहाँ कहाँ है, बी ए के बाद यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे भी बी ए के बाद यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं। दो ऑप्शन तो देखो आप ऐसे ही इसको जो है एलिमिनेट कर गए, दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट कर गए, दो ऑप्शन आपके पास बच गया। तो आर्टिकल अप्रोच आपने लगाया, आर्टिकल अप्रोच लगाया, दो ऑप्शन क्रैक हो गए। अब बचा हुआ कि इसमें आपको क्या काम करना है, दूसरा अप्रोच ढूंढना है कि कौन सा और अप्रोच लगता है। तो द न्यूली फाउंड चैम्बर इन द इजिप्टियन पिरामिड इज 30 मीटर लॉन्ग। और आपको एक बात तो ये पता है कि सेंटेंस बी से स्टार्ट हो नहीं सकता, तो ऑलरेडी बी से स्टार्ट नहीं है, दोनों बी पे एंड है, ठीक है। सी से स्टार्ट है, डी से स्टार्ट है। इट इज अबाउट द साइज ऑफ द ग्रैंड गैलरी। आर्टिकल अप्रोच यहाँ पे देखो, इट इज अबाउट द साइज ऑफ ग्रैंड गैलरी। ग्रैंड गैलरी कौन है? द न्यूली फाउंड चैम्बर इन द इजिप्टियन पिरामिड 30 मीटर लॉन्ग। अब
अब 30 मीटर अगर कोई चीज़ लॉन्ग है तो उसको आप गैलरी बोल सकते हो। न्यूली फाउंड चैम्बर की बात हो रही है। The newly found chamber in the Egyptian pyramids 30 meters long. It is about the size of the Grand Gallery, which is a known passageway that leads to the King's Chamber, जो King's Chamber तक पहुंचाता है। So यहाँ पे इसको जरा ध्यान से देखिएगा। The word seems to have no meaning at all and was perhaps just left there for a construction reason. It is about the size of the Grand Gallery, which is a known passageway that leads to the King's Chamber. अब जैसे ये बोल रहा है ना, it is about the size of Grand Gallery, तो आपको एक बात यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, it is about the size of Grand Gallery, which is a known passageway that leads to King's Chamber. यहाँ पे ग्रांड गैलरी का डिस्कशन हो रहा है और वो ग्रांड गैलरी के विषय में इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है, किसी और ऑप्शन में है। मतलब हम सेंटेंस को सी से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये जो आर्टिकल द लगा हुआ है हमको ये पॉइंट आउट कर रहा है कि ग्रांड गैलरी के विषय में किसी और अदर ऑप्शन में मेंशन है और हमारे पास जो ऑप्शन है हमको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि सेंटेंस सी से स्टार्ट होगा या सेंटेंस डी से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल जा रहा है कि सेंटेंस सी से स्टार्ट नहीं होगा। और ये जो ग्रांड गैलरी है वो कोट कर रहा है डी को, मतलब ये डी को फॉलो करने वाला है। जब आप एक्शन क्रोनोलॉजी में पहुंचोगे तो आपको ये पता चल जाएगा, एक्शन क्रोनोलॉजी जब डिटेल में चलेंगे। लेकिन अगर आप आर्टिकल को ध्यान से देखोगे, इट इज अबाउट द साइज ऑफ द ग्रांड गैलरी, जैसे ये बोलता है इसको ऐसे पढ़ते हैं, इट इज द साइज, इट इज अबाउट द साइज ऑफ द ग्रांड गैलरी। इसका ये मतलब है ग्रांड गैलरी के विषय में हमको किसी पार्ट में इंफॉर्मेशन दिया गया है। इसका ये मतलब है सी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, सी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो आपका जो दो, तो कुल मिला के पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल अप्रोच से क्रैक हुआ। मतलब एक क्वेश्चन ऐसा था जो आर्टिकल अप्रोच से कैंसिल हो रहा है। इसमें आपको कुछ और सोचना नहीं है, बस आर्टिकल को समझना है कि आर्टिकल अप्रोच लगाना कैसे है। द वाइड, द ग्रांड गैलरी, ये दो एक ऐसी चीज है जो ये बता रही है कि कौन से सेंटेंस, कौन से स्टेटमेंट इनके पहले आने चाहिए। ये वाला इसके पहले आना चाहिए, ये वाला जो है मतलब पहले नहीं आना चाहिए, शुरू में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये इससे ना आप ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो और जो बचा हुआ ऑप्शन है उससे ये डिसाइड कर लेते हो ये ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ये ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। एक तो और अप्रोच पढ़ाई जाती है ओपनिंग क्लोजिंग सेंटेंस, कि कौन सेंटेंस ओपन कर सकता है, कौन सेंटेंस ओपन नहीं कर सकता है। समझ में आई बात? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वी वर ड्राइविंग अलोंग नेशनल हाईवे 40। We were driving along National Highway 40. If we drove 10 kilometers along the road that branched off to the right, we would reach Bharampur. Aditya and I were returning from the site of our new factory. We had reached a point where the road bifurcated. अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे ध्यान से देखिएगा, मैं क्योंकि आर्टिकल अप्रोच देख रहे हो तो आर्टिकल ही ढूंढ रहे होगे कहाँ कहाँ आर्टिकल है, और आर्टिकल ए, आर्टिकल द, यही देखते हो, और विदाउट आर्टिकल। तो अगर मैं बात करूँ, ये लिखा हुआ है द रोड बाइफरकेटेड, द रोड बाइफरकेटेड, ये है आर्टिकल द के साथ। तो किस रोड की बात करो? वी हैड रीच्ड ए पॉइंट वेयर द रोड बाइफरकेटेड। आपका एनपी अप्रोच लगाओ, दिस इज द वी, ठीक है, दिस इज द वी, दिस इज द वी, और दिस इज आदित्य एंड आई। अब वी पता है आपका प्लूरल, ये प्लूरल, ये प्लूरल, और आपको ये पता है प्लूरल। यहाँ पे आदित्य और मेरे विषय में डिस्कशन चल रहा है। इसका ये मतलब है सेंटेंस सी सबसे पहले होना चाहिए, तो दो ऑप्शन तो आपने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया। अब सिर्फ एक क्लू ये है कि ये जो ऑप्शन डी है वो हमको पता चल जाए कि ए बी, या मतलब सी के बाद तो आएगा, ये तो पता चल ही गया। अगर हमको ये पता चल जाए कि डी ए बी में किसी के पहले या किसी के बाद में आएगा तो ऑप्शन शायद हम क्लू से खत्म कर दे क्वेश्चन। अब लिखा है द रोड, अब यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िएगा, द रोड मतलब ऊपर कहीं ना कहीं मेंशन है। इफ यू ड्रोव 10 किलोमीटर्स अलोंग द रोड, तो यहाँ पे भी द रोड मेंशन है, यहाँ पे भी द रोड मेंशन है, यहाँ पे भी द रोड मेंशन है। अब ये देखो, वी वर ड्राइविंग अलोंग नेशनल 40, हम नेशनल 40 हाईवे पे चल रहे थे, तो दिस इज द रोड जिसको बार बार कोड किया जा रहा है। दिस इज द रोड जो बार बार कोड किया जा रहा है, मतलब बी और डी और ए, मतलब बी डी का सीक्वेंस कुछ हो सकता है लेकिन ए एटलीस्ट पहले आना चाहिए। तो सी ए डी बी का ऑप्शन यहाँ पे पता चल रहा है कि आप करेक्ट कर पाओगे। ये आर्टिकल अप्रोच से क्वेश्चन क्रैक हुआ, एनपीए अप्रोच एंड देन आर्टिकल अप्रोच। मैं आपको सारे अप्रोच पढ़ाने के बाद कुछ 100-150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। सारे अप्रोच पढ़ाने के बाद कुछ 100-150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें एक बार मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल अप्रोचेस सीख रहे हैं। तो इससे रिलेटेड मतलब जब भी आपके सामने, मतलब आप क्या काम करो, PYQ खोलो,
2017 के, 2018 के, 2015 के, 2016 के, उसमें सिर्फ वही क्वेश्चन, मान लो अगर आपके पास 20 क्वेश्चन हैं तो 20 क्वेश्चन में एक काम करो, 20 क्वेश्चन में आप एनपीए अप्रोच लगाओ और आर्टिकल अप्रोच लगाओ। दो अप्रोच तो आप पढ़ ही रखे हो, तो एनपीए और आर्टिकल अप्रोच लगा के देखो कितने क्वेश्चन आप क्रैक कर पा रहे हो और कहाँ पे परेशानी आ रही है, कितने परसेंटेज क्वेश्चन लग रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि एनपीए 40% तो किसी भी पेपर का सेट उठा के देखोगे 40% क्वेश्चन आप एनपीए अप्रोच और आर्टिकल अप्रोच लगा के सॉल्व कर जाओगे। बाकी के अप्रोचेस लगाने के लिए सारे के सारे आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे और साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाके आप पूरा का पूरा ये पैराजंबल पे परफेक्टली फाइन अप्रोच दे पाओगे। तो आज के सेशन में बच्चा इतना।